बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम शाहपुर था। शाहपुर गांव की खूबसूरती देखने लायक थी। चारों तरफ हरियाली थी और शांति का माहौल था। उस गांव में तरह तरह के लोग रहते थे। कोई दुकानदार था, कोई कारीगर था और कोई मजदूर था। उसी गांव में एक भला किसान भी रहता था जिसका नाम घरलेपन था। घरलेपन बड़ा ही मेहनती इंसान था। सुबह से शाम तक वह अपने खेतों में काम करता रहता था। उसके पास 5 बीघा जमीन थी। घरलेपन के घर में उसकी पत्नी जमुनी और 10 साल का बेटा बांके रहता था। तीनों बड़ी खुशी से अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। घरलेपन अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करता था। उस जमाने में गांवों में जमींदारों का राज चलता था। शाहपुर गांव में भी एक जमींदार था जिसका नाम जालिम लाल था। नाम से ही पता चलता है कि वह कितना जालिम होगा। वह गांव वालों पर अत्याचार करता था। बिना किसी कारण के लोगों को डराता धमकाता था। जमींदार के कुछ चमचे भी थे जो हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते थे। एक दिन की बात है, घरलेपन अपनी पत्नी जमुनी से बात कर रहा था। उसने जमुनी को बरामदे में बुलाया। जमुनी घर के अंदर से बाहर आई और बोली, हाँ जी, बताइए क्या बात है। घरलेपन ने कहा, भाग्यवान, तुम्हें याद है हमने खेत में फसल लगाए हुए 1 महीना हो गया है। अब खेत में खाद डालनी जरूरी है। जमुनी ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बैलगाड़ी लेकर शहर चले जाइए और वहां से खाद ले आइए। घरलेपन ने कहा, भाग्यवान, शहर जाना और खाद लाना तो आसान है, मुश्किल यह है कि खाद खरीदने के लिए पैसे कहां से लाऊं। इस साल खाद की कीमत आसमान छू रही है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने पैसे का इंतजाम कहां से करूं। जमुनी ने कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा भाई जगदेव तो पैसे वाला है, आप उससे कर्ज ले लीजिए। जब हम फसल बेचेंगे तब उसके पैसे लौटा देंगे। घरलेपन बोला, भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारे भाई से पैसे मांगने कौन जाएगा। जमुनी ने कहा, पैसे मांगने वही जाएगा जिसे खाद की जरूरत है। आपको पैसे चाहिए तो हमारे पड़ोसी हीरामन थोड़ी जाएंगे, आपको खुद जाना होगा। घरलेपन ने कहा, भाग्यवान, बात समझो। मैं अपने ससुराल जाकर अपने साले से उधार कैसे मांग सकता हूँ। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं भाग्यवान, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम कोई तरकीब निकालो, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि पैसे भी मिल जाए और मेरी बेइज्जती भी ना हो। जमुनी ने हंसते हुए कहा, एक उपाय है, आप कटोरा लेकर शहर जाओ और रास्ते में जो भी मिले उससे भीख मांगते जाओ। शहर पहुंचते पहुंचते आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि एक बैलगाड़ी खाद आराम से आ जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर घरलेपन ठहाके लगाकर हंस पड़ा। उसने कहा, भाग्यवान, तुम नाहक नाराज हो रही हो। मैं तो यह कहना चाहता था कि जिस रास्ते से मैं शहर जा रहा हूं उसी रास्ते में तुम्हारा मायका पड़ता है। अगर तुम मेरे साथ चलो और अपने भाई से पैसे मांग कर दे दो तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। जमुनी ने कहा, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। कल सुबह मैं भी आपके साथ शहर चलूंगी। इधर घरलेपन का एक पड़ोसी बाबूलाल था जो दीवार से कान लगाकर दोनों की बातें सुन रहा था। बाबूलाल एक खोहड़ किस्म का आदमी था। वह अक्सर दूसरों की बातें सुनता रहता था। बाबूलाल दरअसल जमींदार जालिम लाल का पालतू कुत्ता था। वह गांव की हर छोटी बड़ी बात जमींदार को बताता रहता था। बाबूलाल तुरंत अपने घर से निकला और सीधा जमींदार जालिम लाल के घर की तरफ चल पड़ा। बाबूलाल हांफता हुआ जमींदार के सामने पहुंचा। उस समय जमींदार अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। जालिम लाल ने पूछा, अरे बाबूलाल, इतना हांफते हुए क्यों भागे चले आ रहे हो। क्या हुआ भाई, गांव में भूचाल आ गया क्या। आराम से भी आ सकते थे। बाबूलाल बोला, माफ कीजिएगा जमींदार साहब, मैं थोड़ा उतावला हो जाता हूँ। गांव के जमींदार के सामने आना कोई मामूली बात तो नहीं है। गांव में किसकी मजाल है जो आपके सामने खड़ा भी हो जाए। जमींदार बोला, बाबूलाल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे बताओ तुम किस काम से आए हो, कोई नई खबर है क्या। बाबूलाल बोला, जी जमींदार साहब, बिल्कुल ताज़ा खबर है। मेरा पड़ोसी घरलेपन शहर से खाद लाने जा रहा है और जानते हैं कैसे लाएगा, अपने साले से कर्ज मांगकर। गजब का टोपीबाज आदमी है। जमींदार गुस्से से बोला, इतनी छोटी बात बताने के लिए तुम मेरे दरवाजे पर चले आए। तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ हो, कुछ तो सोच लेते। इस खबर से मुझे क्या फायदा होगा। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, मेरी बात का मतलब आप समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि खाद और बीज की दुकान आपकी भी है, लेकिन वह घरलेपन कितना बदमाश है कि आपकी दुकान से खरीदने की बजाय शहर से खाद लाने जा रहा है।
वह इस गांव का नमक हराम कर रहा है। चमचे की बात सुनकर जमींदार कुटिल मुस्कान के साथ बोला, बाबूलाल भाई, तुम्हें मैं मान गया, तुम मेरे सच्चे चमचों में से एक हो, पर तुम एक नंबर के मूर्ख भी हो। जब उस घरलेपन के पास पैसा ही नहीं है तो वह मुझसे खाद कैसे खरीदेगा? अगर वह मेरे पास उधार लेने आता तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं देता। ये बात वह पहले से जानता है। तुम बेकार में उछल रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबूलाल बोला, अच्छा मालिक, ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था, इसलिए चला आया। अब आगे से ध्यान रखूंगा, सिर्फ इसी बार गलती हुई है। जमींदार जालिम हंसते हुए बोला, अरे नहीं रे बाबूलाल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुमने चमचागिरी की सारी सीमाएं लांघ दी है। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम इसी तरह हर खबर देते रहना, एक दिन मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। जमींदार जालिम लाल की बात सुनकर बाबूलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह वहां से अपने घर की तरफ चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। अगले दिन सुबह हुई। घरलेपन ने अपनी पत्नी जमुनी से कहा, भाग्यवान, अब हम जल्दी से चलते हैं। शहर से खाद लेकर वापस आने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब देर मत करो, मेरे साथ चलो, बाहर बैलगाड़ी खड़ी है। जमुनी बोली, ऐसे कैसे, अचानक से चल पड़ो। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बांके को चुरामन के घर छोड़कर आती हूँ। जब तक हम वापस नहीं आते बांके उनके घर पर ही रहेगा। घरलेपन बोला, तो भाग्यवान, उसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? जाओ जल्दी छोड़कर आओ। जमुनी अपने बेटे बांके को लेकर पड़ोसी चुरामन के घर गई। उस समय चुरामन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जमुनी ने पूछा, चुरामन भैया, भाभी घर में है क्या? चुरामन जमुनी को देखकर तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं भौजाई, वह घर में नहीं है। दरअसल मेरा एक पैर टूट गया है, जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा सकता। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई है। बेचारी खेत में काम करने गई है। चुरामन की बात सुनकर जमुनी बहुत दुखी हो गई। उसने मन में सोचा, काश भगवान ने मुझे इतना धन दिया होता कि मैं चुरामन भाई का इलाज करवा पाती। मैं उनकी पत्नी को यह दुख नहीं झेलने देती। खैर, मैं कोशिश करूंगी। भगवान ने चाहा तो मैं इन गरीबों की मदद जरूर करूंगी। जमुनी ने पूछा, चुरामन भैया, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपका पैर टूट गया। आखिर हुआ क्या आपके साथ कि अचानक से आपका पैर टूट गया? चुरामन बोला, मैं जमींदार साहब के बैल हाँक रहा था। बैल अचानक से भड़क गया और पीछे मुड़कर मुझे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। जमुनी बोली, अरे राम राम चुरामन भाई, ये तो बहुत भयानक हादसा हुआ आपके साथ। वैसे जमींदार साहब ने कोई मदद नहीं की क्या? चुरामन बोला, भौजाई, आप सब जानती ही है कि हमारे गांव के जमींदार की फितरत कैसी है। खैर, आप ये सब छोड़िए और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जमुनी बोली, चुरामन भैया, मैं 2 दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। अगर आप मेरे बेटे बांके को अपने पास रख लें तो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। चुरामन बोला, अरे भाभी, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं नहीं मदद करूंगा तो कौन करेगा? आप बेफिक्र होकर जाइए, बांके मेरे साथ रहेगा। जमुनी ने कहा, चुरामन भैया, आपका दिल से धन्यवाद। जमुनी वापस अपने पति के पास आ गई। घरलेपन पहले से ही बैलगाड़ी के पास खड़ा होकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे गांव के बाहर निकल गए। रास्ते में चलते चलते जमुनी ने अपने पति को चुरामन के साथ हुई सारी बातें बताईं। घरलेपन बोला, भाग्यवान, हम सबके सामने यह हादसा हुआ था। चुरामन की जान बच गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुख की बात यह है कि जमींदार वहां आकर उल्टा चुरामन को ही डांट रहा था कि मेरे बैल पड़ोस के गांव में भाग जाते तो मुझे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। उसने दवाई के बारे में कोई बात ही नहीं की कि तुम बैठे बैठे दवाई ले लो। जमुनी बोली, कितना कसाई इंसान है हमारे गांव का जमींदार, उसे तो डूब मरना चाहिए। घरलेपन बोला, भाग्यवान, वह कसाई नहीं है, बल्कि अपने नाम के मुताबिक जालिम है। उसके माता पिता ने बिल्कुल सही नाम रखा था, जमींदार जालिम लाल। जमुनी ने पूछा, आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया जब चुरामन भाई के साथ हादसा हुआ था? आपको खुलकर विरोध करना चाहिए था। घरलेपन बोला, भाग्यवान, मेरे दिल में आग लगी थी, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था। गांव के 10 किसान वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अब तुम ही बताओ, मैं उन सब के बीच में बोलकर जमींदार का दुश्मन क्यों बन जाऊं? उसकी नजर वैसे ही बुरी है, कल को वह हमें भी सताने लगेगा। बस यही सब सोचकर
मैंने बोलने से ज्यादा चुप रहने में भलाई समझी। जमुनी बोली, फिर भी हमें चुरामन की मदद करनी चाहिए। वह बहुत नेक दिल इंसान है। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। वह हमेशा हमारी मदद करती है। उसे कष्ट में देखकर मेरा दिल पसीज रहा है। घरलेपन बोला, भाग्यवान, हम इस बारे में सोचेंगे। फिलहाल अब जल्दी ही तुम्हारा मायका आने वाला है। तुम्हें याद है ना क्या करना है? जमुनी बोली, जी मुझे अच्छे से याद है। आप बैलगाड़ी पर ही बैठे रहिएगा। मैं पैसे मांगकर आपको दे दूंगी। आप जल्दी से शहर निकल जाना। थोड़ी ही देर बाद घरलेपन अपने ससुराल के गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी पत्नी अपने माता पिता के घर में चली गई। घर में उसकी माँ और भाई दोनों बैठे हुए थे। पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए घर में माँ और बेटा ही रहते थे। दोनों दौड़कर जमुनी का स्वागत किया। माँ ने पूछा, अरे बेटी, आज अचानक से? सब कुशल मंगल है ना तुम्हारे घर में? जमुनी बोली, माँ सब कुशल मंगल है, बच्चे सब ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कुछ काम आ पड़ा इसलिए अचानक आना पड़ा। जमुनी के भाई का नाम जगदेव था। जगदेव ने पूछा, अरे दीदी क्या बात है, बताओ ना, हमें किस तरह से मदद करनी है? जमुनी बोली, भैया तुम्हारे जीजा बाहर बैलगाड़ी पर बैठे हैं। वह शहर से खाद लाने जा रहे हैं। तुम तो जानते ही हो ना, हमारे पास 10 एकड़ की खेती है। अब उसमें खाद डालने का समय हो गया है, लेकिन कुछ समस्या की वजह से हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आ गई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जगदेव बोला, अब यह भी कोई पूछने की बात है बहन? तेरी मदद मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? दीदी, मुझे भी शहर ही जाना था। मैं जीजा जी के साथ शहर चला जाता हूँ। उन्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं वहीं पर दे दूंगा। जमुनी बोली, जगदेव ध्यान रखना, तू याद से पैसे दे देना। तेरे जीजा जी शर्मीले हैं, वह तुझसे कभी पैसे नहीं लेंगे। जगदेव बोला, दीदी मैं अभी पैसे देकर ही उनकी बैलगाड़ी पर बैठूंगा, तू इस बात से निश्चिंत रह। जगदेव अपने घर से बाहर निकला और सीधा अपने जीजा घरलेपन के पास चला गया। घरलेपन अपने साले जगदेव को देखकर मन में थोड़ा शंकित हुआ कि कहीं यह मुझे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलने आया है। लेकिन अगले ही पल जगदेव ने अपनी जेब से पैसों की पोटली निकाली और बिना कुछ कहे घरलेपन को थमा दी। घरलेपन मन ही मन बहुत खुश हो गया। जगदेव बोला, जीजा जी मैं भी आपके साथ चलने वाला हूँ। मुझे भी शहर से खाद लानी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चल पड़ता हूँ। घरलेपन बोला, अरे हाँ हाँ साले साहब, बिल्कुल चलिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम दोनों साथ चलेंगे तो आपस में बातें करते हुए चलेंगे। रास्ता कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। शाम होते होते दोनों शहर पहुंच गए। क्योंकि शाम का समय हो चुका था, इसलिए खाद की दुकान बंद हो चुकी थी। दोनों दुकान के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि अब कहाँ ठहरे। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया। बूढ़े ने कहा, अरे भाइयों, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ उदास होकर खड़े हो। मैं यही पास का रहने वाला हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? घरलेपन बोला, काका आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हम शहर से खाद लेने आए थे, लेकिन हमें यहाँ आते आते शाम हो गई, जिसकी वजह से खाद की दुकान बंद हो गई। अब समस्या ये है कि हमारी जान पहचान का कोई भी आदमी इस शहर में रहता नहीं है, तो हम किसके पास ठहरे? ये बात सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। बूढ़े ने कहा, अरे बेटा, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। पास में ही एक सराय है, तुम दोनों वहां जाकर ठहर सकते हो। वहां प्रति व्यक्ति एक अठन्नी लगती है। तुम 2 लोग हो तो 1 रुपया लगेगा। घरलेपन बोला, काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। हम अभी उस सराय में जाकर ठहर जाते हैं। घरलेपन और उसका साला जगदेव बूढ़ी के बताए अनुसार सराय में ठहर गए। उन्हें रहने के लिए एक कमरा मिल गया, साथ में भोजन भी मिल गया। दोनों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और फिर कमरे के अंदर सो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात अपने हिसाब से गुजर गई। अगले दिन सुबह हुई। घरलेपन और उसका साला दोनों उस दुकान पर पहुंच गए जहां से उन्हें खाद लेनी थी। उन्होंने दुकान से अपनी जरूरत के मुताबिक खाद खरीदी। इसके बाद वे फिर से अपने गांव की तरफ चल पड़े। क्योंकि खाद लग जाने की वजह से बैलों की रफ्तार पहले की तुलना में काफी धीमी हो गई थी। फिर भी दोनों मस्ती के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। दोपहर होते होते घरलेपन अपने ससुराल के गांव में पहुंच गया। वहां पर पहले से ही जमुनी इंतजार में बैठी थी। उसने झटपट घरलेपन को भोजन परोसा। घरलेपन भी बेचारा सुबह से भूखा था, इसलिए उसने चाव से भोजन किया। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी पर बैठकर
अपने गांव की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे बैलगाड़ी का पहिया घूमता गया और शाम तक दोनों पति पत्नी अपने घर के बाहर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर दोनों काफी हैरान हुए। दरअसल उनके दरवाजे पर एक भैंस बैठी हुई थी। घरलेपन बोला, भाग्यवान, यह किसकी भैंस है जो हमारे दरवाजे पर आकर बैठ गई है? इसे मारकर भगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर यह गुस्से में आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जमुनी बोली, हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा बेटा बांग के गलती से भी दरवाजे पर नहीं आया, नहीं तो यह भैंस उसे घायल कर देती। अब आप बिना देर किए इसे मारकर भगाइए। घरलेपन ने एक लाठी उठाई और भैंस के करीब चला गया। उसने भैंस को डराने के लिए लाठी को हवा में लहराया। भैंस अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तभी अचानक भैंस इंसानी भाषा में बोली, अरे भाई साहब, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक मादा भैंस को आप लाठी से मारकर भगा रहे हैं। मैं दूध देने वाली भैंस हूँ, आप मेरा अपमान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। घरलेपन और जमुनी भैंस को इंसानी भाषा में बोलते देखकर सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भैंस इंसान की तरह बोल सकती है। घरलेपन बोला, अरे भाग्यवान, ये तो चमत्कार हो गया। बोलने वाली भैंस हमारे दरवाजे पर खड़ी है। जमुनी ने पूछा, भैंस माई, आप कहाँ से आई है और किस देवी का अवतार है? भैंस बोली, जमुनी देवी, पहले तो मैं माई नहीं हूँ, मैं तुमसे कई साल छोटी हूँ, एक तरह से तुम्हारी बेटी हूँ। दूसरी बात, मैं कोई देवी देवता का अवतार नहीं हूँ। मैं एक महात्मा जी की भैंस थी, जिसकी वजह से मुझे सिद्धि मिली है। महात्मा जी समाधि में लीन है, इसलिए मैं कुछ महीने तक तुम्हारे घर ही रहूंगी। अगर तुम मेरी सेवा करोगी तो बदले में तुम्हें बाल्टी भर भर के दूध मिलेगा। जमुनी बोली, ठीक है भैंस बेटी, तुम मेरे घर ही रहो, मैं तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दोनों पति पत्नी ने भैंस को अपने घर पर रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। घरलेपन ने भैंस का दूध निकालकर बेचने का इरादा बना लिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भैंस का दूध निकाला। दूध निकालने के बाद दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भैंस ने पूरी 2 बाल्टी दूध निकाला था। जमुनी बोली, हमने जो सोचा था, यह भैंस बेटी तो उससे भी ज्यादा दूध दे रही है। आप अब इस दूध को बेचना शुरू कर दीजिए, हम जल्दी ही दूध के पैसों से चुरामन भाई का टूटा हाथ ठीक करवा देंगे। भैंस बोली, जमुनी काकी, तुम यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट आ जाएगा। दरअसल महात्मा जी ने मुझे श्राप दिया है कि मेरा दूध अगर कोई खरीद कर पिएगा तो वह जहर पिएगा। दूध पीने के कुछ ही पल में वह आदमी मर जाएगा। जमुनी भैंस की बात सुनकर बहुत निराश हो गई। वह चुपचाप बाल्टी का दूध लेकर घर के अंदर चली गई। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता गया। अगले दिन की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह ही जमुनी भैंस का गोबर उठाने लगी। भैंस के गोबर में उसे सिक्के का एहसास हुआ। उसने उसे पानी से धोकर देखा तो वह काफी हैरान हो गई। सिक्का तो शुद्ध सोने का था। जमुनी भैंस से बोली, अच्छा भैंस बेटी, अब मैं समझ गई कि दूध क्यों नहीं बेचना है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो रात भर सोच सोच कर परेशान थी कि भैंस का राशन कहाँ से लाऊंगी। भैंस बोली, जमुनी काकी, यही तो परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हो गई। दूसरी कोई औरत होती तो मुझे अपने दरवाजे से भगा चुकी होती, लेकिन तुमने धैर्य से काम लिया और मेरी परीक्षा में पास हो गई। अब मैं जीवन भर तुम्हारे ही दरवाजे पर रहूंगी और रोज अपने गोबर में सिक्का दूंगी। जमुनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह तुरंत अपने घर में भागी। घरलेपन घर के अंदर ही बैठा हुआ था। घरलेपन बोला, अरे भाग्यवान, तुम आराम से भी अंदर आ सकती हो, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। जमुनी बोली, बात ही इतनी बड़ी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जमुनी ने सोने का सिक्का घरलेपन को दिया और उसे सारी बात बताई कि भैंस ने यह सिक्का दिया है। घरलेपन भी बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घरलेपन बोला, भाग्यवान, यह सिक्का काफी है, हम चुरामन भाई का इलाज करवा सकते हैं। हमारे चलते उस बेचारे का भी जीवन अच्छा हो जाएगा। उधर जमींदार का चमचा बाबूलाल गांव भर का चक्कर लगाकर अपने दरवाजे के बाहर आ चुका था। उसकी नजर अचानक से घरलेपन के दरवाजे पर गई। वहां पर एक भैंस बंधी हुई दिखी। बाबूलाल बड़ा सोच में पड़ गया कि यह घरलेपन के दरवाजे पर कैसी भैंस आकर बंध गई है। कहीं इसने भैंस तो नहीं खरीद ली? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी की बहकी हुई भैंस होगी जिसे इसने अपने दरवाजे पर बांध लिया है। भैंस का मालिक एक आध दिन में पता करके अपनी भैंस लेकर चला जाएगा। बाबूलाल तरह तरह के ख्याल मन में लाते हुए अपने घर के अंदर चला गया।
उधर किसान घरलेपन अपनी पत्नी के साथ अपने पड़ोसी चुरामन के घर पहुंच गया। उस समय चुरामन की पत्नी चुरामन के पास में ही बैठी थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने घर में घरलेपन और उसकी पत्नी को देखकर मन ही मन खुश होते हुए बोली, अरे घरलेपन भैया, जमुनी भाभी, आइए बैठिए। घरलेपन बोला, चुरामन बहू, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम चुरामन भाई का इलाज कराने आए हैं। अब बिना देर किए तुम इन्हें वैद्य के पास ले चलो, हम इनका इलाज कराकर पहले की तरह ठीक कर देंगे। चुरामन की पत्नी बोली, घरलेपन भैया, आपकी मदद करने के भाव से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन यह काम संभव नहीं है। इनके इलाज में मैं आपकी मदद नहीं ले सकती। जमुनी बोली, अरे बहन, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जब चुरामन भाई ठीक हो जाएंगे तो कमाकर हमारा पैसा लौटा देंगे। मैंने सही कहा ना चुरामन भाई? चुरामन बोला, भाभी जी, आपकी बात में दम है, लेकिन हमारे कहने का मतलब आप समझे नहीं। दरअसल कल शाम को जब आप दोनों नहीं थे तो हमारे घर गांव का जमींदार जालिम लाल आया था। उसने मुझे यह धमकी देकर गया है कि तुम्हारा इलाज गांव का कोई आदमी नहीं कराएगा। अगर कोई कराएगा तो मेरी पत्नी के अलावा वह भी इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। भाभी, मेरी वजह से आप दोनों इस गांव से बाहर हो जाओ, इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। घरलेपन बोला, अच्छा तो ऐसी बात है। चुरामन भाई, आपको पहले बताना चाहिए था। अब तो आपका इलाज खुलेआम होगा। आप हमारे बारे में मत सोचिए। आपको हमारी तरफ से बहुत बधाई। आप बेझिझक होकर बिना किसी डर के हमारे साथ वैद्य के पास चलिए। आगे जमींदार को तो हम सब सिखाने ही वाले हैं। घरलेपन की दहाड़ सुनकर चुरामन के मन में भी आत्मविश्वास जाग उठा। वह उन दोनों के साथ वैद्य के घर की तरफ चल पड़ा। उधर बाबूलाल अपने घर के पास ही बैठा था। उसकी नजर चुरामन के ऊपर पड़ी। साथ में घरलेपन और उसकी पत्नी भी थे, क्योंकि घरलेपन को यह बात पहले से पता था कि बाबूलाल जमींदार का पालतू कुत्ता है और वह गांव की हर बात उसे बताता है। इसलिए घरलेपन ने बाबूलाल को देखकर एक मजाक करने का सोचा। घरलेपन बोला, चुरामन भाई, तुम बेकार ही डरते हो। वो जमींदार सुअर का बच्चा है, उसमें इतनी मजाल नहीं है कि हमारे सामने आंख उठाकर देख ले। अगर आंख उठाकर देखता भी है तो मेरा एक साला है जो अब डकैत बन गया है। मैं उसे बुलाकर दिन दहाड़े जमींदार की लंका लगवा दूंगा। बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जमींदार की जमींदारी उसकी पिछवाड़े में चली जाएगी। बाबूलाल उसकी बातें कान लगाकर सुन रहा था। उनके जाने के बाद बाबूलाल वहां पल भर भी नहीं ठहरा। वह झटपट जमींदार के घर पहुंच गया। बाबूलाल हांफते हुए बोला, जमींदार साहब, गजब हो गजब, अब आपके खिलाफ गांव में बगावत छिड़ गई है। जमींदार जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार बोला, अरे बाबूलाल, क्या पागलपन की बातें कर रहा है? कौन इतनी हिम्मत कर गया है कि हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है? उसे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, कौन नहीं, बल्कि पूरा गिरोह तैयार हुआ है आपके खिलाफ। आज सुबह चुरामन का इलाज कराने घरलेपन और उसकी पत्नी उसे ले जा रहे थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुझे सुनाते हुए बोले कि जमींदार की लंका लगाने वाली है। घरलेपन का कोई साला है जो डकैत है। वह पास के जंगल में ही रहता है। जमींदार साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है डाकू बहुत खूंखार होते हैं। जमींदार जालिम लाल गुस्से से बोला, क्यों डर रहा है? हमारे पास आदमियों की कमी है क्या? सबसे पहला तो हमारे पास कालिया है, देवनाथ है, देवव्रत है, मुसाफिर है, एक से एक योद्धा है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? डाकुओं की एक फौज होती है जिसके सामने पूरा गांव चुप रहने में अपनी भलाई समझता है। आप इन 4 निकम्मों पर भरोसा कर रहे हैं। चुपचाप अब दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जमींदार जालिम लाल बोला, हाँ हाँ बाबूलाल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम अब शांति से बिना विवाद के घरलेपन को सबक सिखाएंगे। इसके बाद चुरामन तो खुद औकात में आ जाएगा। अभी तो उसका एक हाथ टूटा है ना, अब कि मैं खुद उसका पैर तोड़ दूंगा। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, आप शाम के समय हमारे घर चले आना। हम वहीं पर बैठकर अपनी योजना बनाएंगे। घरलेपन के घर पर हमारी नजर भी रखनी जरूरी है। जमींदार जालिम लाल बोला, अरे हाँ भाई, तू ठीक कहता है। लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। हमें उसकी बगावत की चिंगारी को पानी डालकर बुझाना पड़ेगा, नहीं तो कल को वह हमें इस गांव से खदेड़ देगा। उधर चुरामन का इलाज शुरू हो चुका था। वैद्य बोला, बेटा घरलेपन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। चुरामन का हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस अब जमींदार कुछ गड़बड़ ना करे। घरलेपन बोला, वैद्य जी, हमें जमींदार से डरने की जरूरत नहीं है।
वह कोई दानव तो नहीं है कि हमें खा जाएगा। वह भी हमारी तरह इंसान ही है। उसकी हिम्मत हम सब मिलकर बढ़ा रहे हैं। गांव में मुर्दों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसका फायदा जमींदार और उसके चमचे उठाते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुर्दों का जीवन छोड़कर एक सच्चे इंसान का जीवन शुरू करना है। वैद्य बोला, बेटा, मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। तुम जो भी मुहिम शुरू करोगे उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। अब तुम चुरामन को घर ले जाओ। इसे 15 दिन आराम करना है। इसके बाद इसका हाथ ठीक हो जाएगा। घरलेपन चुरामन को अपने साथ लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर चलने के बाद वे सब चुरामन के घर में पहुंच गए। उधर गांव का जमींदार जालिम लाल और उसका चमचा बाबूलाल दोनों अपने घर से यह सब नजारा देख रहे थे। जमींदार बोला, अरे बाबूलाल, घरलेपन का साला डकैत है तो वह मेरे खिलाफ चला गया। ये बात मुझे हजम हो गई, लेकिन वैद्य का बच्चा किसके बल पर उछल रहा है? चल, हम उसकी खबर लेकर आते हैं। मेरी इजाजत के बिना वह इलाज कैसे कर सकता है? जमींदार जालिम लाल और उसका चमचा दोनों वैद्य के पास पहुंच गए, क्योंकि वैद्य पहले से जानता था कि जमींदार और उसका चमचा मेरे पास जरूर धमकाने आएंगे। इसलिए उसने अपने मन में पहले से सोच लिया था कि उनके आने के बाद क्या जवाब देना है। वैद्य जमींदार को देखते ही बोला, अरे जमींदार साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए मालिक, बैठिए। जमींदार बोला, वैद्य के बच्चे अपनी गलती छुपा रहा है। तुझे जब पता था कि मैंने साफ कहा है कि चुरामन के हाथ का इलाज नहीं होगा, तो तूने उसका इलाज कैसे कर दिया? वैद्य बोला, मालिक, वही बात बताने के लिए मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन सौभाग्य से आप खुद चले आए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद मुझे कुछ कहिएगा। जमींदार बोला, हाँ जल्दी बोल, क्या कहना चाहता है? वैद्य बोला, जमींदार साहब, मैंने चुरामन का जो इलाज किया है वह इलाज बहुत खराब हुआ है। उसका हाथ कभी ठीक नहीं होगा। मैंने गलत दवा लगाकर उसके हाथ बांध दिए हैं। अब आप ही बताइए, जब मैं उसे मना कर देता तो वह घरलेपन का बच्चा उसे लेकर पड़ोस के गांव चला जाता। आपको पता ही है वह वैद्य हमारा विरोधी है। जमींदार बोला, अरे वह पड़ोस के गांव चला जाता तो उसका इलाज अच्छे से हो जाता। वाह वैद्य जी, आप तो कमाल के आदमी है। वैद्य बोला, कैसे कमाल के आदमी? आपने मुझे इतना बुरा भला बोल दिया। मैं गांव का वैद्य हूँ जमींदार साहब, कोई मजदूर नहीं। जमींदार बोला, अरे माफ कर दीजिए वैद्य जी, अब आप मेरे अपने आदमी हो तो अपनों के लिए अंदर से गुस्सा आ जाता है। खैर, आपको खुश करने का उपाय है मेरे पास। जमींदार ने अपनी कमर से पैसों की पोटली निकाली और वैद्य जी के हाथों में सौंप दी। पैसों की पोटली देखकर वैद्य मन ही मन बहुत खुश हो गया। जमींदार और उसका चमचा वहां से चले गए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और 2 दिन का समय गुजर गया। इन 2 दिनों में जमींदार और बाबूलाल घरलेपन पर ही नजर जमाए बैठे हुए थे। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, 2 दिन हो गए हैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं? घरलेपन के दरवाजे पर एक भैंस बंधी है। वह रोज 2-2 बाल्टी दूध निकालकर उसे बेच रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि उसका मन उस भैंस की वजह से ही बढ़ा है। जमींदार बोला, बाबूलाल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसके पास कमाई का साधन बढ़ गया है, इसीलिए उसके अंदर घमंड आ गया है। उसने मेरा अपमान किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। चमचा बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, मेरे मन में तो ख्याल आ रहा है कि हम इसकी भैंस को चुराकर किसी दूसरे गांव में बेच देते हैं। ना रहेगी भैंस, न बेचेगा दूध, उसकी अकड़ ही निकल जाएगी। जमींदार बोला, वाह मेरे खास चमचे, तेरे दिमाग को मेरा सलाम है। हम ये काम आज रात में ही कर देते हैं। बाबूलाल बोला, मालिक, हम भैंस को चुराने वाले हैं तो ये काम एक आदमी से नहीं होगा, कम से कम 4 लोग इस काम में लग जाएंगे। हम तो सिर्फ 2 लोग ही हैं, बाकी के 2 आदमी कहाँ से आएंगे? हमारे पास समय भी नहीं है। जमींदार बोला, अरे यार, तू उसकी चिंता क्यों करता है? मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मेरे इशारे पर 200 लोग लाठी लिए खड़े हो जाएंगे। मुझे हल्के में क्यों ले रहा है? तू आराम से तैयार रहना, जैसे ही आधी रात होगी मैं अपने 2 आदमियों के साथ आ जाऊंगा। तू बस हमारा साथ देते रहना। बाबूलाल बोला, ठीक है मालिक, मैं आपका इंतजार करूंगा। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और समय अपनी गति से घूमता गया। जब आधी रात का समय हुआ तो जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ चमचा बाबूलाल के घर पर पहुंच गया। बाबूलाल भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह जमींदार को देखकर बहुत खुश हुआ। चारों वहां से सीधे घरलेपन के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर भैंस पहले से ही बंधी पड़ी थी।
जमींदार झटपट भैंस के पास चला गया और उसकी रस्सी खोलकर वहां से आगे के लिए चल पड़ा। पीछे उसके 3 आदमी भी थे। अभी उन्होंने कुछ ही दूर का सफर तय किया होगा कि भैंस ने अपना रंग दिखा दिया। वह एक साथ उन चारों को उठा उठाकर पटकने लगी, क्योंकि वह कोई आम भैंस नहीं थी, बल्कि एक जादुई और संत की भैंस थी। उसे पहले ही अनुभव हो गया था कि कुछ बुरे लोग मिलकर उसे चुराकर ले जाना चाहते हैं। भैंस ने उन चारों को घसीट घसीट कर मारा। इसके बाद वह अपनी जगह पर वापस जाकर बंध गई। जमींदार जालिम लाल और उसका चमचा बाबूलाल भैंस से बुरी तरह पिटने के बाद अपने घर लौट आए। जमींदार ने हाँफते हुए कहा, बाबूलाल, यह घरलेपन की भैंस कोई साधारण पशु नहीं है। पहले तो खूंटे से खुलकर शांति से चली थी, लेकिन अचानक पलटकर हम पर हमला कर दिया। बाबूलाल बोला, मालिक, हमला करना तो फिर भी ठीक था। उसने तो हमें घसीट घसीट कर मारा है। आज यमराज छुट्टी पर थे, इसलिए जान बची, वरना आज हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता। जमींदार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बाबूलाल, हमारा भाग्य अच्छा था, नहीं तो उस भैंस की मार से बचना नामुमकिन था। बाबूलाल बोला, अब हमें कोई ठोस योजना बनानी होगी मालिक। इस बार जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत दिमाग से सोचकर उस भैंस को ठिकाने लगाना होगा। जमींदार ने कहा, मुझे भी यही लगता है, धर्म दिमाग से कोई काम नहीं होता। अब हम धीरज रखकर योजना बनाएंगे। इस तरह 7 दिन बीत गए। किसान घरलेपन की पत्नी जमुनी देवी ने उसे उलाहना देते हुए कहा, सुनिए, अब तो हमारे पास पूरे 7 सोने के सिक्के हो गए हैं, फिर भी आप निठल्ले बैठे हैं। घरलेपन बोले, मैं हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ, देखो मेरे दोनों हाथ अलग अलग हैं, तुम ध्यान से देखो तो सही। जमुनी देवी ने माथा पकड़ लिया और कहा, अरे मैं उदाहरण दे रही थी, मेरा मतलब था कि आपने मेरे भाई जगदेव से कर्ज लिया था। अब आपके पास इतना धन है कि उसे चुकाने के बाद भी आधे से ज्यादा बच जाएगा। रिश्तेदारों का कर्ज जल्दी चुका देना चाहिए, ताकि मुसीबत में वे फिर साथ खड़े हो सकें। घरलेपन बोले, यह बात तो बिल्कुल सही है, किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, पर तुम ये बात सीधे शब्दों में बता सकती थी। भाषण देने की क्या जरूरत थी? कहीं नेता बनने का इरादा तो नहीं कर बैठी? जमुनी देवी बोली, नहीं नहीं नेता, और मैं, भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। नेता बनना सबसे बुरा काम है, लोगों से 1000 झूठ बोलना पड़ता है। भगवान मुझे ऐसे कामों से दूर रखे। घरलेपन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ और अपने साले साहब का कर्ज चुका आता हूँ। तुम भैंस का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। घरलेपन अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर ससुराल को चल पड़ा। उधर जमींदार का चमचा बाबूलाल गांव के बाहर बैठा था। जब उसने घरलेपन को गांव से बाहर जाते देखा तो तुरंत जमींदार के पास पहुंचा। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, अच्छा मौका है। मैंने अभी देखा है कि घरलेपन अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर कहीं गया है। हम चूरामन के घर चलकर उसे डराते धमकाते हैं। जमींदार बोला, हाँ चलो, आज देखते हैं उसे कौन बचाता है। बाबूलाल ने कहा, नहीं, मारपीट नहीं करेंगे, माहौल खराब है। हमें बस यह देखना है कि उसके चेहरे पर अभी भी आपके नाम से डर है या नहीं। दोनों चूरामन के घर की ओर चल पड़े। जल्द ही वे उसके घर के बाहर पहुंच गए। उधर घरलेपन की पत्नी जमुनी देवी भैंस का गोबर साफ करने के लिए घर से बाहर आई। जमींदार और बाबूलाल ने ध्यान से देखा। जमुनी देवी ने रोज की तरह आज भी गोबर से सोने का सिक्का निकाला, पानी में धोया और अपनी कमर की पोटली में रख लिया। फिर वह घर के अंदर चली गई। जमींदार और बाबूलाल यह देखकर चौंक गए। जमींदार ने कहा, बाबूलाल, मैंने जो देखा वह सच था या आंखों का धोखा? बाबूलाल बोला, आंखों का धोखा नहीं था जमींदार साहब, मैंने भी सब देख लिया है। ये कोई आम भैंस नहीं है, सोना देने वाली भैंस है। जमींदार ने कहा, अभी यहाँ से चलते हैं। जमुनी देवी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने उसे सोने का सिक्का निकालते देख लिया है। दोनों चूरामन के घर में घुस गए। उस समय चूरामन और उसकी पत्नी घर में मौजूद थे। जमींदार और बाबूलाल को देखकर चूरामन मन ही मन डर गया। उसने सोचा, आज यह जमींदार मुझे मार ही डालेगा। मुझे घरलेपन की बातों में नहीं आना चाहिए था। चूरामन ने कहा, मालिक, आपको मेरा प्रणाम, आइए बिस्तर पर बैठिए। जमींदार बोला, नहीं नहीं चूरामन, तुम ही बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चूरामन ने कहा, नहीं मालिक, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत आराम है और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बाबूलाल ने कहा, जमींदार साहब, हम जिस काम से यहाँ आए हैं वह काम कीजिए। जमींदार बोला,
चूड़ामन, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारा इलाज करवा देना चाहिए था, पर तुम जानते हो, जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मेरा दिमाग उल्टा काम करने लगता है। चूड़ामन ने मन में सोचा, यही जालिम जमींदार अपना रंग ऐसे बदल रहा है जैसे गिरगिट बदलता है। ये मुझसे झूठी हमदर्दी जताने आया है। चूड़ामन ने ऊपर से कहा, नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसी बात मत कीजिए। आप हमारे माई बाप हो, आप हमारे अन्नदाता हो, आप तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है वह होकर रहेगा। आप बेकार में दोष ले रहे हैं। जमींदार ने कहा, नहीं चूड़ामन, सच बताऊं तो तुम लिहाज की वजह से इस बात को हल्के में ले रहे हो, पर मैं अपने के पर शर्मिंदा हो। मुझे एक बार माफ कर दो। चूड़ामन बोला, मालिक, बार बार कहकर आप अपने आप को गुनहगार मत साबित कीजिए। मैं आपके घर का ही बच्चा हूँ, आपका मुझ पर अधिकार है। अब ये बताइए कि मैं क्या सेवा करूं? आप बहुत दिनों बाद हमारे घर पधारे हैं। बाबूलाल बोला, कैसी बात कर रहे हो चूड़ामन, हम अब तुमसे सेवा थोड़ी कराएंगे। तुम बस हमें आज्ञा दो, हमें आगे कई जगह जाना है। चूड़ामन ने कहा, मालिक, आपके लिए हमेशा आज्ञा है। आप खुद इस गांव के मालिक हैं। जमींदार और बाबूलाल चूड़ामन के घर से निकलकर चल पड़े। जल्द ही दोनों अपने घर पहुंच गए। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, हम जिस भैंस को आम भैंस समझकर बेचना चाहते थे, वह तो कुबेर का खजाना ली बैठी है। जमींदार ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई भैंस अपने गोबर में सोने का सिक्का देती हो। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि भ्रम हुआ है। बाबूलाल बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर एक तर्क से सोचो। चूड़ामन का इलाज घरलेपन ने करवाया है, जबकि वह खुद कर्ज लेकर अपने खेत के लिए खाद खरीदा था। अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसने चूड़ामन का इलाज करवा दिया। जमींदार ने कहा, यह बात तो सही है, इससे हमारा अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। बाबूलाल बोला, अंदाजे से अब काम नहीं चलेगा, हम उस भैंस को चुराकर अपने पास पाल लेंगे। जमींदार ने कहा, परंतु यह काम तो बहुत कठिन है। वह कोई रुपया पैसा या सामान नहीं है कि चुराकर अलमारी में रखते। वह एक भैंस है, उसका वजन हाथी के बराबर होगा। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, मेरे रहते आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है। मैंने अपने मन में सोच लिया है कि उस भैंस को चुराकर कहाँ ले जाना है। जमींदार ने पूछा, कोई धोखा तो नहीं करने वाले हो? मुझे भी बता दो, कहाँ छिपाओगे? मुझे भरोसा नहीं रहता, कब किसके साथ धोखा हो जाए ये कोई नहीं जानता। बाबूलाल तिलमिलाकर बोला, आप तो बड़े संदेही आदमी हो मालिक। आप ही इस कांड के मुख्य अभियुक्त हो। आप इससे कैसे हट सकते हैं? अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ धोखा कर सकता हूँ तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बेकार में आपके पीछे लगा हूँ। अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जमींदार घबरा कर बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त बाबूलाल, तुम तो सच में नाराज हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल फिर भी बिदकते हुए बोला, नहीं नहीं जमींदार साहब, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर गद्दारी है तो मुझे जूते से मारकर भगा दो। जमींदार ने कहा, नहीं नहीं, मैं सच में मजाक कर रहा था। तुम एकदम से गंभीर हो गए, माफ कर दो। इतना गंभीर होना हम जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। बाबूलाल बोला, ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूं, परंतु अगली बार से ध्यान रखिएगा। अगली बार ऐसी मजाक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर जमींदार की पत्नी घर के अंदर बैठी थी। वह काफी देर से दोनों की बातें सुन रही थी। वह गुस्से में बाहर बरामदे में आ गई। जमींदारनी बोली, क्या तमाशा लगाया है आप दोनों ने? मैं आधे घंटे से आपकी किचकिच सुन रही हूँ। ये मेरा घर है, कोई मछली बाजार नहीं जो इस तरह शोर मचा रहे हो। जमींदार अपनी पत्नी को देखकर सहम गया। दरअसल जमींदार पूरे गांव में अत्याचार जरूर करता था, पर घर के अंदर उसकी पत्नी उस पर अत्याचार करती थी। जमींदार उसके सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं करता था। जमींदार डरते हुए बोला, आप घर के अंदर ही थी? माफ कीजिएगा, हमें लगा कि आप घर के बाहर हवा खाने गई हैं, इसलिए हम ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। अब हमें पता चल गया कि आप घर के अंदर बैठी हैं। अब हम बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे। आप जाइए, आराम कीजिए। पत्नी बोली, ये सब तो ठीक है, पर यह आपके साथ आदमी कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? जमींदार ने कहा, ये मेरा दोस्त है, अभी नया नया दोस्त बना है। पत्नी बोली, हाँ, इसी तरह रोज नए नए लफंगों को दोस्त बनाकर घर में शोर मचाते रहो। मैं अंदर जा रही हूँ, अब शोर नहीं आना चाहिए। जमींदारनी घर के अंदर चली गई।
उसके जाने के बाद जमींदार को राहत मिली। बाबूलाल बोला, मालिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मालकिन से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। मर्द को औरत से डरना शोभा नहीं देता। ऊपर से आप इस गांव के जमींदार हैं, आपको तो तनिक भी नहीं डरना चाहिए। जमींदार बोला, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए तुम इतना बहक कर बोल रहे हो। जिस दिन तुम्हारा विवाह हो जाएगा उस दिन शेर से सीधे बकरा बन जाओगे। इन स्त्रियों से हाथ जोड़कर रहना चाहिए, नहीं तो इंसान का जीवन नरक बन जाता है। खैर, अब ये बातें छोड़ो और अपनी योजना पर काम शुरू करो। हमें घरलेपन की भैंस चुरा कर लानी है। बाबूलाल ने कहा, मालिक, अब मैं अपने घर चलता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। घर में आराम से इसके विषय में सोचता हूँ। हम ऐसा जाल बुनेंगे कि बहुत आसानी से काम हो जाएगा। बाबूलाल जमींदार के घर से निकलकर अपने घर चला गया। उधर घरलेपन अपने ससुराल पहुंच गए थे। उनकी सास उन्हें देखकर बहुत खुश थी। उनके साले जगदेव ने जलपान कराया। इसके बाद आने का कारण पूछा। घरलेपन बोले, जगदेव, मैं तुम्हारा कर्ज वापस करने आया हूँ। तुमने समय पर मुझे संभाला था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि धन होते ही तुम्हारा कर्ज लौटा दो। जगदेव ने कहा, नहीं नहीं, आप नाहक इतनी जल्दी में चले आए। मैं कल ही आपके घर आने वाला था, वहां आकर आराम से पैसे ले लेता। इसमें कौन सी बड़ी बात थी। घरलेपन बोले, मेरा मन नहीं है क्या कि एक बार अपने ससुराल आऊं। बस मन किया तो चला आया। अब ये बातें छोड़ो और मुद्दे पर आते हैं। पहले तुम अपना उधार ले लो। घरलेपन ने अपनी कमर से धन की पोटली निकाली और जगदेव के हाथों में थमा दी। जगदेव अपना कर्ज समय से वापस पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। जगदेव बोला, अब आप मुझे मुद्दे की बात बताइए। अब भी आप कुछ कहना चाहते थे। घरलेपन ने कहा, जगदेव, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मेरे पास एक फूस की झोपड़ी है जिसमें हम बाप बेटे और बच्चों की माँ एक साथ रहते हैं। अब बच्चा छोटा नहीं रहा, समय के साथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग मकान बना दो। धन हमेशा नहीं रहता। फिलहाल मेरे पास आर्थिक तंगी नहीं है। तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ। जगदेव बोला, आपके आशीर्वाद से मेरे पास वह सब कुछ उपलब्ध है जो एक आम इंसान के लिए जरूरी है। मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। घरलेपन बोले, जगदेव, तुम अगर कुछ दिन मेरे गांव चलकर रहो तो मेरी मदद हो जाएगी। पहले कभी मैंने मकान का काम नहीं कराया है, इसलिए मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तुम साथ रहोगे तो सब बता दोगे कि कहाँ क्या करना है। जगदेव ने कहा, बिल्कुल, आपके लिए तो यह जान हाजिर है। मकान बनवाना कोई बड़ी बात है। मैं 2 दिन बाद वहां आ जाऊंगा। इसके बाद आप मकान का काम शुरू करा देना। घरलेपन बोले, ठीक है, तो बात पक्की हुई। मैं अब चलता हूँ, तुम आराम से आ जाना। घरलेपन पुनः अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़े। धीरे धीरे रात का समय हो गया। घर पहुंचते ही घरलेपन ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने चूरामन का हालचाल लिया कि नहीं? उसके पास आते जाते रहना चाहिए। और भैंस रानी कैसी है? उनकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? पत्नी बोली, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? आप कोई तीर्थ यात्रा करके थोड़ी आई है। आप खुद चलकर भैंस से भी मिल लीजिए और अपने मित्र चूरामन से भी। घरलेपन अपनी पत्नी की बात के अनुसार पहले भैंस के पास गए। घरलेपन ने कहा, भैंस बेटी, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दो, हम तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर देंगे। भैंस बोली, घरलेपन काका, आपको तो सब कुछ पता ही है। मैं कोई साधारण भैंस नहीं हूँ। मुझे भला किस प्रकार की परेशानी हो सकती है? हाँ, एक परेशानी आपके गांव वालों को हुई है, वह भी मेरे कारण से। घरलेपन हैरान होकर बोले, गांव वालों को परेशानी? कैसी परेशानी? तुम तो हमारे दरवाजे पर बंधी हो, इसमें गांव वालों को कैसे परेशानी हो गई? भैंस ने कहा, मैं जम्बूनी काकी को बताना भूल गई थी। दरअसल कल रात जब आधी रात हो रही थी, उस समय गांव के 4 लफंगे आए थे। वे मुझे खोलकर ले जाने लगे। मुझे तो पहले से पता था कि ये चोर या बदमाश है, तो मैं चुपचाप चली गई। इसके बाद जो हुआ वह क्या बताऊं? घरलेपन बोले, ऐसा क्या हुआ कि बता नहीं सकती? बताओ बताओ भैंस बेटी, मुझे यह बात जानना बेहद जरूरी है। भैंस ने कहा, घरलेपन काका, आपको परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने उन 4 बदमाशों को घसीट घसीट कर मारा है। वे वहां से अपनी जान बचाकर भागे। घरलेपन ने कहा, वाह मेरी प्यारी भैंस बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़कर रूमाल बना दिया। वैसे ये 4 लोग कौन थे जो तुम्हें खोलकर ले जाना चाहते थे? भैंस बोली, काका,
अब तो इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। वे तुम्हारे परम दुश्मन ही होंगे। मैं एक भैंस हूं, मेरी किससे क्या दुश्मनी? घरलेपन ने कहा, ठीक है, मैं इसके विषय में जल्द ही पता लगा लूंगा। तुम आज से घर में ही चली जाना, बाहर रहोगी तो कभी भी खतरा हो सकता है। भैंस बोली, नहीं नहीं, मैं घर में नहीं जा सकती। मैं 2 कौड़ी के इंसानों से डरकर घर के अंदर नहीं रहूंगी। आप मेरी सुरक्षा चाहते हो तो रात के समय मेरी रस्सी खोल कर रखना। चोर तो बहुत दूर की बात है, इधर आसपास भूत भी नहीं भटकेंगे। घरलेपन बोले, ठीक है भैंस बेटी, आपके कहे अनुसार आज रात से ही आप खुली रहेंगी। आपके गर्दन में कोई रस्सी नहीं रहेगी। घरलेपन वहां से चूरामन के घर पहुंच गए। चूरामन और उसकी पत्नी घरलेपन के इंतजार में ही बैठे थे। चूरामन बोला, आइए आइए भैया, हम सुबह से आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप शाम में आ रहे हैं? घरलेपन ने कहा, मैं अपने ससुराल चला गया था। बोलो, क्या बात हुई है? कोई नया कांड तो नहीं किया है उस जमींदार ने? चूरामन बोला, उसकी इतनी मजाल कहाँ है कि आपके रहते कोई कांड कर दे, पर आज सुबह वह हमारे घर आया था। घरलेपन ने कहा, तो पक्का है वह धमकाने गया होगा। चूरामन, मेरे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका मुंह बहुत जल्द बंद करा दूंगा। चूरामन बोला, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वह मेरे घर धमकाने नहीं आया था, बल्कि अपने किए पर पछताकर मुझसे माफी मांगने आया था। घरलेपन ने कहा, तो वह घड़ियाली आंसू बहाने आया था। वैसे तुमने उसे माफ कर दिया कि नहीं? अब तो ठीक होने के बाद उसके काम पर भी जाना होगा। जमींदार साहब तुमसे माफी मांगने आ गए। चूरामन की पत्नी बोली, भाई साहब, मेरे रहते ये सब नहीं हो सकता। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि मेरी इजाजत के बगैर वे उसके दरवाजे पर कदम रख सकें। आप गलत विचार मत लाइए। हम काम करना तो दूर, उस पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। घरलेपन बोले, वाह बहू, ये हुई स्वाभिमान वाली बात। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों उसके घड़ियाली आंसू पर पिघल गए और पुनः उसके जाल में फंसने को तैयार हो गए। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे विषय में सोच लिया है। बस चूरामन ठीक हो जाए, इसके बाद हम आगे का काम बताएंगे। घरलेपन की बात सुनकर दोनों पति पत्नी मन ही मन शांति महसूस करने लगे। दरअसल वे शुरू से ही जमींदार की तरफ से दबाए कुचले गए थे। अब पहली बार उन्हें आजादी का जीवन मिला था, इसलिए वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। घरलेपन पुन्ना अपने घर पहुंच गए। उनकी पत्नी बोली, चूरामन भाई ठीक है? क्या हालचाल लेकर आए हैं? हमें भी बता दीजिए। घरलेपन बोले, तुम दिन भर घर पर ही थी और पड़ोसी का हाल मुझसे पूछ रही हो। अजीब औरत हो। पत्नी बोली, मुझे घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ है जो किसी और के घर पर नजर रखो। ऊपर से हमारी भैंस रानी की अलग मांग रहती है, वह दिन भर सेवा कराती है, मुझे समय ही नहीं मिल पाता। तो अब मैं क्या करूं? घरलेपन बोले, चूरामन के घर पर आज सुबह जमींदार आया था, वह उन दोनों से माफी मांग रहा था। जमुनी देवी ने कहा, आपने एक कहावत सुनी है कि नहीं कि कुत्ते की पूंछ में कितना भी तेल लगा लो वह कभी सीधी नहीं हो सकती। चूरामन और उनकी पत्नी जमींदार पर बहुत खुश होंगे। हो सकता है कल से ही वे उसके यहाँ काम भी करने जाए। घरलेपन ने कहा, अंदाजे पर तीर मारना बंद करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, इसके बाद कुछ कहना। जमुनी देवी बोली, हाँ जी, आप पूरी बात बता दीजिए। घरलेपन ने कहा, वे जमींदार को पानी पी पी कर गरिया रहे थे। अब जमींदार का आतंक गांव में नहीं चलने वाला, उसका अंत बहुत नजदीक है। जमुनी देवी बोली, कितना अच्छा होता कि यह जमींदारी का नियम ही टूट जाता, किसी को उसके दबाव में नहीं रहना पड़ता। घरलेपन ने कहा, यह तो टूट कर ही रहेगा, बस सही समय का इंतजार करो। धीरे धीरे एक दिन बीत गया। उधर जमींदार और उसका चमचा भैंस चुराने की योजना में षड्यंत्र रचने लगे। बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, आपको तो पता ही है, मैं पहले शहर में रहकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वहीं एक और लड़का मेरे साथ रहता था। साथ रहते रहते हम दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जमींदार ने कहा, हम यहाँ भैंस चुराने की योजना बना रहे हैं और तुम दोस्ती के किस्से सुनाने में लगे हो। तुम्हारी अक्ल ठिकाने है कि नहीं? बाबूलाल बोला, जमींदार साहब, आप जो बातों के बीच में टोक देते हैं ये बहुत गलत काम करते हैं। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद अपने मुंह से जो मर्जी बोलिए। जमींदार अपने चमचे की जहरीली बात सुनकर तिलमिला गया, परंतु वह उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिलहाल साजिश का हिस्सा चमचा ही था। जमींदार समझ गया कि कुत्ते का भी दिन आता है। आज मेरे पालतू कुत्ते का दिन है, अगर इसे कुछ बोल देता हूँ तो शायद यह मुझे काट भी ले, इसलिए चुपचाप शांत ही रहता हूँ।
जमींदार बोला, तुम बात बात पर नाराज हो जाते हो। मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मजाक कर देता हूं। वैसे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? बाबूलाल ने कहा, मालिक मैं आपसे यह कह रहा था कि जो मेरा दोस्त था वह एकदम बदमाश आदमी था। मैंने उसके साथ मिलकर अपने सेठ के साथ कई बार धोखा किया था। तो मैं सोच रहा हूं कि हम इस भैंस को चुराकर उसी के पास ले जाकर रख देंगे। जब 15 दिन गुजर जाएंगे तो उसके यहाँ से वापस अपनी भैंस ला देंगे। मामला आसानी से निपट जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। जमींदार बोला, वाह, यह तो बहुत बढ़िया तरकीब है, परंतु समस्या यह है कि उस भैंस को चुराएगा कौन? पिछली बार तो हम 4 लोग थे, फिर भी भैंस ने हमें पटकनी दे दी थी। इस बार अगर जाते हैं तो हो सकता है भैंस हमें मार ही डाले। बाबूलाल ने कहा, मैंने उसका भी उपाय सोच लिया है। मेरी जानकारी में एक आदमी है जो किसी भी भैंस को अपने काबू में कर लेता है। बस थोड़े बहुत उसे पैसे देने पड़ेंगे। जमींदार बोला, पैसे की चिंता मत करो, थोड़ा लगे चाहे ज्यादा हम पैसे देंगे। बाबूलाल ने कहा, तो फिर चलिए हम उस आदमी से मिलकर इस काम के विषय में बताते हैं और उसे अपनी योजना में शामिल करते हैं। जमींदार और उसका चमचा दोनों अपने घर से निकलकर उस आदमी की तलाश में चल पड़े जो भैंसों का बहुत बड़ा जानकार था। वे चलते चलते उस आदमी के गांव में पहुंच गए। गांव के बाहर ही एक बूढ़ा आदमी मिला। जमींदार कड़क कर उस बूढ़े से बोला, ए बूढ़े, हमें समीर के पास जाना है, क्या तुम उसके घर का पता बता सकते हो? बूढ़ा जमींदार की बात सुनकर मन ही मन खींच गया। बूढ़ा बोला, बेटा पहले तो तू तमीज से बात कर ले। मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ और तू मुझे बूढ़े कहकर पुकार रहा है। जमींदार ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, गलती हो गई। मैं समझा तुम बूढ़े हो, लेकिन तुम तो अभी 18 साल के हो। हाँ तो बेटा ये बताओ कि समीर भैंस चरवाहे का घर कहाँ है? बूढ़ा उसकी बात सुनकर और भी खींच गया। बूढ़े ने अपने मन में सोचा, मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बूढ़े ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई ताकि जमींदार और उसके चमचे को ऐसा ना लगे कि बूढ़ा गुस्से में बता रहा है। बूढ़ा बोला, काका जी, आप जिस समीर को ढूंढ रहे हैं उसका गांव यहाँ से 2 मील आगे है। ये उसके मामा का गांव है। पहले वह यहीं रहता था, परंतु आजकल अपने घर चला गया। अगर उससे मिलना है तो वहीं जाना पड़ेगा। जमींदार ने कहा, ठीक है बेटा, बताने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी जवानी इतनी चढ़े कि तुम अगले साल ही मर जाओ। बूढ़ा जमींदार उस बूढ़े को भला बुरा कहकर वहां से आगे बढ़ चला। बाबूलाल बोला, मालिक आप बिना वजह उस बूढ़े से क्यों पंगा ले रहे हैं? वह आपसे बुजुर्ग था, आप उसके बेटे के समान थे। जमींदार ने कहा, तुम नहीं जानते, मुझे बूढ़ों के साथ मजाक करने में बहुत आनंद आता है। बस इसीलिए उस बूढ़े का पैर खींच दिया। दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ ही समय में वे आगे वाले गांव में पहुंच गए। वहां उन्हें एक युवक मिल गया। इस बार बाबूलाल ने पूछा। बाबूलाल बोला, भाई हमें समीर चरवाहे के पास जाना है, क्या तुम हमें उसके घर ले जा सकते हो? युवक बोला, अजीब पागल आदमी हो तुम दोनों, ये समीर चरवाहे का गांव थोड़ी है, उसका गांव तो 3 मील पीछे ही था। तुम दोनों वहां पता नहीं किए। बाबूलाल सारा माजरा समझ गया। बाबूलाल ने कहा, जमींदार साहब और लेना है मजाक। उस बूढ़े ने ऐसी टोपी पहना दी है कि हम वापस जाते जाते अपने शरीर से 2 लीटर पसीना बहा देंगे। मैं इसलिए आपको समझता हूँ कि सबसे पंगा मत लिया करो, समाज में तुमसे बुद्धिमान लोग भी भरे पड़े हैं। जमींदार का मुंह उसके घुटने तक लटक गया। आज पहली बार उसका चमचा उसे भद्दी गालियां दे रहा था और जमींदार चुपचाप सुन भी रहा था। लालच ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपना अभिमान भी गंवा देते हैं। खैर, जमींदार तो इसी के लायक था। जमींदार और चमचा पुनः वापस उस गांव के लिए चल पड़े जिस गांव में बूढ़े ने उन्हें मूर्ख बनाया था। दोनों अब बहुत तेजी से वापस आ रहे थे। 2 घंटे चलने के बाद वे सीधे समीर चरवाहे के पास पहुंच गए। समीर चरवाहा अपने घर के बाहर ही बैठा था। बाबूलाल बोला, समीर भाई, बड़ी मुश्किलों का सामना करके अंत में हम तुमसे मिल गए। तुम्हारे गांव के लोग भी बड़े तोबीबाज हैं। समीर ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम सीधे गांव के लोगों की शिकायत करने लगे? बाबूलाल ने समीर को बूढ़े वाली बात बताई। समीर चरवाहा बोला, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। इस गांव में जमींदार की कोई कद्र नहीं है। दरअसल यहाँ का जमींदार बहुत क्रूर था। गांव वालों ने संगठन बनाकर उसे पीट पीट कर गांव से भगा दिया है, इसलिए उन्हें जमींदार के नाम से चिढ़ है। ये सब छोड़ो, आप दोनों मेरे पास किस काम से आए हो?
भैंस को गर्भवती कराना है या किसी बैल को दंतवान करना है? जल्दी बताओ, तुम किस काम से आए हो? जमींदार बोला। समीर भाई, बात कुछ खास है। इस प्रकार खुले में करना अच्छा नहीं होगा। आप हमें घर के अंदर ले चलो, हम वहीं बैठकर बता देंगे, समीर ने कहा। जमींदार साहब, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। पहले आप 5 मोहरे दे दो, इसके बाद ही मैं घर के अंदर ले चलूंगा। जमींदार भी तेज आदमी था। उसने झट से अपनी जेब से मोहरें निकाली और समीर को थमा दी। समीर खुश होकर उन दोनों को अपने घर के अंदर ले गया। बाबूलाल बोला, समीर भाई, दरअसल एक भैंस है, वह बड़ी शक्तिशाली है। उसे हमारे पड़ोसी के दरवाजे से खोलकर हमारे बताए स्थान पर ले जाना है। बदले में हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। बस इतना ही काम करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पड़ोसी को इसका भनक नहीं लगना चाहिए। समीर चरवाहा बोला, इसका मतलब भैंस की चोरी करनी है? काम तो बहुत मुश्किल वाला है, पर मेरे लिए आसान ही है। आपका काम हो जाएगा। बस मुझे 40 सोने की मोहरें चाहिए। अगर आपको सौदा मंजूर है तो 40 मोहरें देकर घर जाइए। मैं आज रात में ही खेल खत्म कर दूंगा। जमींदार बोला, समीर, ये 40 मोहरें कुछ ज्यादा नहीं हो रही। मैं अपने गांव का जमींदार हूँ, कुछ मेरी भी कद्र कर लो। 40 से कुछ कम करो, समीर ने कहा। जमींदार साहब, पहले तो आप चोरी का काम लेकर आए हो और ऊपर से मोल भाव कर रहे हो। ये कोई किराने की दुकान थोड़ी है। आपको काम कराना है तो उतना देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो आप अपना रास्ता देखिए। जय राम जी की। बाबूलाल ने जमींदार के कान में कहा। जमींदार साहब, आप भी मूर्खों जैसी बातें करने लगते हैं। 40 मोहरें कोई ज्यादा थोड़ी है। 40 अगर यहाँ लगा देते हैं तो भैंस से हमें लाखों मोहरें मिलने वाली है। आपने देखा नहीं, भैंस जब गोबर करती है तो उसके गोबर में सोने के सिक्के निकलते हैं। जमींदार के मन में लालच का बीज पनप गया। वह खुशी खुशी 40 मोहरों की पोटली समीर चरवाहे को दे दिया। धीरे धीरे शाम से रात का समय शुरू हो गया। संयोग से घरलेपन का साला जगदेव अपनी बहन के घर एक दिन पहले ही पहुंच गया था। घरलेपन अपने साले को देखकर चौंक गए। घरलेपन बोले, जगदेव, तुम इतनी शाम को? क्या बात है? अम्मा ठीक है? जगदेव ने कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपको चौंकाने के लिए ही अचानक शाम के समय आया हूँ। घरलेपन बोले, अच्छा तो ऐसी बात है। चलो ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो। थोड़ी देर में भोजन बन जाएगा, इसके बाद हम दोनों साथ खाएंगे। उधर समीर चरवाहा और जमींदार बाबूलाल चमचे के घर पहुंच गए थे। वे भैंस पर ही नजर गड़ाए बैठे थे। जमींदार मन ही मन आज बहुत खुश था। उसे गोबर में सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता गया और देखते ही देखते आधी रात हो गई। आधी रात में तीनों बदमाश भैंस के पास पहुंच गए। समीर चरवाहा भैंसों का माहिर खिलाड़ी था, इसलिए उसने भैंस को खोल लिया। वे सभी दबे पांव भैंस को लेकर चल पड़े। संयोग से जगदेव लघुशंका के लिए उसी समय घर से बाहर निकला। उसकी नजर भैंस चोरों पर पड़ गई। उसने घरलेपन को आवाज लगाई। जगदेव चिल्लाया, जीजाजी, जरा लाठी लेकर आइए तो, ये 2 कौड़ी के चोर हमारी भैंस लेकर जा रहे हैं। घरलेपन तुरंत लाठी लेकर बाहर आया। वे दोनों तेजी से तीनों बदमाशों के पास पहुंच गए। घरलेपन का होश उड़ गया जब उसने जमींदार और बाबूलाल को देखा। घरलेपन बोला, अच्छा, तो तुम दोनों ही ये खिचड़ी पका रहे हो? आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे दरवाजे से भैंस खोल ली? जमींदार और उसके चमचे के पास जवाब ही नहीं था। इससे पहले कि घरलेपन अपनी लाठी चलाता, भैंस ने ही मोर्चा संभाल लिया। उसने उन तीनों को उछाल उछाल कर मारा। घरलेपन और उसके साले ने मिलकर उन तीनों को गांव के बीच वाले पेड़ से बांध दिया। धीरे धीरे रात बीती और सुबह का सवेरा हो गया। सुबह गांव में भीड़ जुट गई। घरलेपन ने गांव वालों को सारी बात बताई कि किस प्रकार से जमींदार का आतंक इस गांव में बढ़ता ही जा रहा है। गांव वालों ने जमींदार की फिर से कुताई कर डाली। इसके बाद सभी ने मिलकर जमींदारी के नियम को खत्म कर दिया। अब उस गांव में आजादी आ चुकी थी। वहां कोई जमींदार नहीं था। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। घरलेपन दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। साथ ही उसने भैंस के दिए सिक्कों से गांव वालों की मदद भी की। उधर जमींदार की पत्नी को जब खबर लगी कि उसके पति ने पूरे गांव में तांडव मचा दिया था, जिसके कारण उसकी जमींदारी चली गई, तो जमींदार की पत्नी क्रोध में इतनी आतुर हुई कि जमींदार को उठा उठाकर पटकने लगी। जमींदार की पत्नी वजन में उससे कई गुना अधिक थी, इसलिए उसके अंदर ताकत भी थी। उसने जमींदार को घसीट घसीट कर पिटाई की। जमींदार उससे दुहाई मांगता रहा। पिटाई के बाद जमींदार ने अपने मन में विचार किया,
मैं तो अकेले ही पिट गया, बाबूलाल तो साफ बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह सब उसी की करतूत से हुआ है। जमींदार बोला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मेरा जो दोस्त है बाबूलाल, वही इस करतूत का रचयिता है। तुम कृपा करके उसे भी सजा दे दो। जमींदार ने बोली, बिल्कुल, मैं तो उसी की तलाश कर रही हूँ। वह कहाँ मिलेगा? तुम सिर्फ उसके सामने ले चलो, इसके बाद मैं उसे सबक सिखा देती हूँ। जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी ले चलता हूँ। जमींदार अपनी पत्नी को लेकर अपने चमचे बाबूलाल के घर की ओर चल पड़ा। अभी वे बीच गांव में ही थे कि बाबूलाल उन्हें मिल गया। बाबूलाल को देखते ही जमींदारनी ने अपना कुटाई कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसने बीच गांव में सबके सामने बाबूलाल को रगड़ रगड़ कर पीटा। उस दिन के बाद से जमींदार और बाबूलाल दोनों किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते थे। पुरानी बात है, एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम हमने रख दिया है रामपुर। वहां के लोग दिल के बहुत साफ और मिलनसार थे। अगर कोई अनजान आदमी भी गांव से गुजरता तो लोग उसे रोककर पानी पिलाते और बिना खाना खिलाई जाने नहीं देते थे। उसी गांव के एक कोने में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था गोलू। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि गांव वाले मिसाल देते थे। बचपन से ही दोनों साथ खेले कूदे और पले बड़े थे। दिन भर साथ रहना, साथ घूमना और एक दूसरे से अपनी हर बात बताना उनका रोज का काम था। आलम यह था कि अगर किसी दिन एक दूसरे का चेहरा न देख ले तो उन्हें रात को नींद नहीं आती थी और खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता था। अर्जुन के घर की हालत थोड़ी अलग थी। घर में बस उसकी बूढ़ी माँ थी, न कोई भाई था और न कोई बहन। करीब 5 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से उसके पिता का साया सर से उठ गया था। तब से अर्जुन ही अपनी माँ की लाठी बना हुआ था। माँ के लिए अर्जुन ही उसकी दुनिया था और अर्जुन के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। वहीं दूसरी तरफ गोलू का परिवार काफी बड़ा था। घर में माँ बाप, भाई बहन सब थे। दोनों अब जवान हो गए थे, इसलिए घर के कामकाज का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। सुबह होते ही दोनों अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते। सारा दिन वहीं बीतता, गाय चरती रहती और ये दोनों अपनी गपशप में लगे रहते। घर के लिए सूखी लकड़ियां बीनना हो या खेती का कोई काम, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गोलू की शादी हो चुकी थी। असल में उन दिनों का रिवाज आज जैसा नहीं था। आजकल तो लोग बड़े होकर अपना साथी खुद चुनते हैं, लेकिन उस जमाने में बड़े बुजुर्ग ही सब तय कर देते थे। कई बार तो हालत यह होती थी कि छोटे छोटे बच्चों की गोद में बैठकर शादियां करा दी जाती थी। गोलू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसकी शादी हुई तब वह बहुत छोटा था। उसकी दुल्हन भी उस वक्त इतनी छोटी थी कि उसे गोद में उठाकर लाया गया था। वह बच्ची अपने घर वालों से दूर होकर बहुत रोती थी और उदास रहती थी। उसकी हालत देखकर गोलू के माता पिता को लगा कि अभी इसे मायके भेज देना ही सही है। उन्होंने सोचा कि जब लड़की बड़ी और समझदार हो जाएगी तब उसे विदा कराकर वापस ले आएंगे। उन्होंने लड़की के पिता को बुलवाया और वह उसे अपने साथ ले गए। देखते ही देखते 12 साल का वक्त बीत गया। अब वह लड़की काफी बड़ी और सयानी हो गई थी। घर वालों को लगा कि अब बहू को घर ले आने का सही समय आ गया है। एक दिन गोलू के माता पिता ने उससे कहा कि अब उसे ससुराल जाकर अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना चाहिए। पर गोलू थोड़ा शर्मीला और झिझकने वाला लड़का था। वह अकेले जाने के नाम से ही घबरा गया। उसने साफ मना कर दिया कि वह अकेला ससुराल नहीं जाएगा। घर वाले चाहें तो खुद जाकर उसे ले आए। गोलू की बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले कि अगर वह अकेले जाने से डर रहा है तो अपने जिगरी दोस्त अर्जुन को साथ ले जाए। दोनों पक्के यार हैं, साथ रहेंगे तो रास्ता भी कट जाएगा और गोलू को हिम्मत भी मिलेगी। गोलू तो मन ही मन यही चाहता था कि अर्जुन उसके साथ चले। पिता की बात सुनकर उसकी जान में जान आई। गोलू ने अर्जुन को अपनी ससुराल चलने के लिए मना लिया। अर्जुन भी अपने दोस्त की बात नहीं टाल सका और जाने को तैयार हो गया। अगले दिन दोनों निकलने की तैयारी करने लगे। गोलू अपनी ससुराल जा रहा था, इसीलिए उसने खूब ठाट बाट से नए कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधा और एकदम दूल्हा बनकर तैयार हुआ। दूसरी तरफ अर्जुन के पास वही पुराने और साधारण कपड़े थे। अर्जुन के पिता नहीं थे, इसलिए वह वक्त से पहले ही घर की जिम्मेदारियों को समझने लगा था।
वह फालतू के खर्चों से बचता था और जो भी थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें अपनी माँ के लिए बचाकर रखता था। वही गोलू के पिता अभी सलामत थे, इसलिए उसे पैसों की कोई फिक्र नहीं थी और वह अपने शौक पूरे करने में पीछे नहीं रहता था। जब दोनों रास्ते पर चलने लगे तो उन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि एक मालिक है और दूसरा उसका नौकर। गोलू बिल्कुल नवाबों की तरह हाथ हिलाते हुए मस्ती में चल रहा था, जबकि अर्जुन ने दोस्ती के नाते गोलू का भारी झोला भी अपने कंधे पर उठा लिया था। गोलू की ससुराल यहाँ से काफी दूर थी। दोनों दोपहर के वक्त पैदल ही निकले थे, लेकिन जब आधा रास्ता पार किया तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। पैरों में थकान और सूरज की तपिश की वजह से वे सुस्ताने के लिए एक जगह रुक गए। अर्जुन बोला कि देख भाई गोलू, अगर हम बिना रुके चलते रहेंगे तो सुबह तक तेरी ससुराल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी हालत किसी थके हुए जानवर जैसी हो जाएगी। हमें वहां मेहमान बनकर जाना है, किसी दौड़ में हिस्सा लेने नहीं। अगर हम इसी हाल में वहां पहुंचे तो लोग क्या कहेंगे? इससे अच्छा है कि हम आज रात यही किसी सराय में रुक जाते हैं और आराम करते हैं। गोलू को भी अर्जुन की बात सही लगी। उसने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं ससुराल में थका हारा और गंदा सा पहुंचा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। दोनों ने एक सराय में थोड़ा पैसा देकर रात बिताने का फैसला किया। उस पुराने समय में आज की तरह रुपयों का ज्यादा चलन नहीं था। तब छोटे छोटे पैसों की भी बहुत कीमत होती थी। दोनों ने रात भर सुकून की नींद ली और अपनी थकान मिटाई। अगली सुबह होते ही वे फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। वे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन चलते रहे। धीरे धीरे सूरज सिर पर आ गया और दोपहर बीत गई, लेकिन उनका सफर जारी रहा। चलते चलते आखिर वह समय आ ही गया जब वे ससुराल के गांव की सीमा में दाखिल हुए। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। जब गोलू के ससुराल वालों ने देखा कि उनके घर मेहमान आई है तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने गोलू का बहुत ही आदर सत्कार किया और उसे बड़े प्यार से बिठाया, लेकिन खातिरदारी शुरू होने से पहले ही गोलू के ससुराल वालों की नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन के साधारण कपड़े और हाथ में पकड़ा हुआ झोला देखकर उन्हें शक हुआ। उन्होंने गोलू से पूछा कि यह लड़का कौन है? होली से तो यह कोई नौकर या काम करने वाला लगता है। गोलू उस वक्त अपनी आव भगत में इतना खो गया था कि उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। यह देखते ही गोलू की साली तपाक से बोली कि राम राम, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हमारे यहाँ नौकरों के बैठने की जगह अलग है। हम उन्हें गाय भैंसों वाली कोठरी में ठहराते हैं। वह अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए रूखे लहजे में बोली कि चलो अब यहां से उठो। तुम्हें खुद समझ होनी चाहिए थी कि मालिकों के साथ ऐसे नहीं बैठते। अब इतनी भी बेशर्मी मत दिखाओ कि हमें कुछ और कहना पड़े। अर्जुन बेचारा अपने दोस्त की ससुराल आकर बुरी तरह फंस गया था। उसके साथ ऐसा बर्ताव आज तक किसी ने नहीं किया था। वह और उसकी मां भले ही गरीब थे, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने कभी किसी के यहाँ मजदूरी नहीं की थी। सच तो यह था कि अर्जुन के पास अपनी 7 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जबकि गोलू के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी और उसमें भी उसके 2 भाई और हिस्सेदार थे। यानी असलियत में अर्जुन ज्यादा जमीन का मालिक था। लेकिन आज किस्मत का खेल देखिए कि एक मजदूर जैसा दिखने वाला लड़का मालिक बनकर बैठा था और मालिक जैसा लड़का नौकर बना दिया गया था। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, पर वह चुपचाप वहां से उठ गया। अर्जुन का इतना अपमान हो रहा था और वह भी गोलू की आंखों के सामने, पर गोलू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि अर्जुन मेरा दोस्त है और मैं इसे अपने साथ लाया हूं, यह कोई नौकर नहीं है। पर गोलू अपनी आव भगत में इतना डूब गया था कि उसे अपने दोस्त की तकलीफ दिखाई ही नहीं दी। गोलू की साली अर्जुन को घसीटते हुए गौशाला ले गई। वहां एक पुरानी टूटी हुई खाट पड़ी थी, जिस पर बिछाने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था। वह बड़ी अकड़ के साथ बोली कि तुम्हारी औकात यही है, यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इधर घर के अंदर गोलू का जोरदार स्वागत हो रहा था। उसे तरह तरह की मिठाइयाँ, मलाई वाली रबड़ी, गर्मा गर्म हलवा, पूड़ी और जलेबी खिलाई जा रही थी। घर के सभी लोग उसकी सेवा में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को गोलू की साली ने बस थोड़े से बतासे और एक लोटा पानी दे दिया। इतना अपमान सहने के बाद अर्जुन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
पर उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी थी। वह चुपचाप सब सह रहा था। वह बहुत ही होशियार लड़का था और जानता था कि अभी वक्त उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। अगर वह कुछ कहता तो बात और बिगड़ सकती थी। रात हो गई और गौशाला में मच्छरों ने अर्जुन का जीना मुश्किल कर दिया। तूती खाट पर लेटे लेटे वह रात कटने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद गोलू की साली आई और एक पुरानी थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी रखकर चली गई। जाते जाते उसने बड़े रौब से कहा कि रात भर जागकर इन गायों की रखवाली करना। वैसे भी तुम्हें मच्छर सोने नहीं देंगे, तो जागते हुए पशुओं का ध्यान रखना। रोज सुबह मुझे ही चारा डालना पड़ता है, पर अब तुम आ गए हो तो सुबह जल्दी उठकर सारा चारा तुम ही डाल देना। अर्जुन को तो काटो तो खून नहीं। वह यह सब सुनकर हैरान रह गया। आधी रात को जब अर्जुन पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर खिड़की से गोलू पर पड़ी। उसे देखते ही अर्जुन का खून खौल उठा। उसने देखा कि गोलू बड़े आराम से मखमल के गद्दे पर सो रहा है। उसके लिए मुलायम तकिया और मच्छरों से बचने के लिए साफ सुथरी मच्छरदानी लगी हुई थी। अपने दोस्त की यह बेरुखी और अपना अपमान देखकर अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह यहां से ऐसे ही नहीं जाएगा। वह वापस अपनी टूटी खाट पर आकर लेट गया और मच्छरों से अपना शरीर कटवाता रहा। जब इंसान का मन दुखी हो तो रात पहाड़ जैसी लगने लगती है। अर्जुन के लिए वह रात उसके जीवन की सबसे कठिन रात थी। जब सुबह होने को आई और अर्जुन की आंख लगी, तभी गोलू की साली वहां आ धमकी। उसने अर्जुन को जोर से डांटते हुए जगाया और कहा कि क्या कहीं के नवाब हो जो अब तक सो रहे हो? अरे नौकर हो, और नौकर सूरज निकलने तक नहीं सोया करते। लगता है तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बहुत बिगाड़ रखा है। जल्दी उठो और इन गायों को चारा डालो। मैं खली और भूसा लेकर आई हूं, इसे मिलाकर खिला दो। अर्जुन बिना कुछ बोले उठा और बेमन से पशुओं को चारा डालने लगा। थोड़ी देर बाद वह लड़की फिर आई और डांट कर बोली कि अपनी आदतें सुधार लो। काम खत्म करने के बाद तुम्हें अपने मालिक के पास जाना चाहिए और उनसे अगले काम के बारे में पूछना चाहिए, पर तुम तो ऐसे अकड़ कर खड़े हो जैसे तुम ही यहाँ के मालिक हो। हम तो बस तुम्हारे कहने पर काम कर रहे हैं। अर्जुन चुपचाप उसकी सारी कड़वी बातें सुनता रहा और मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगा। उसे पता था कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका घमंड चूर चूर हो जाए। अर्जुन चुपचाप खड़ा था जब गोलू की साली उसे खरी खोटी सुना रही थी। वह बार बार उसे जाहिल और गमवार कह रही थी और कह रही थी कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें अभी बुलाया है। अर्जुन ने अब अपने मन में पूरी बात बिठा ली थी कि उसे आगे क्या करना है। वह एक मुजरिम की तरह सिर झुकाकर वहां से उठा और धीरे धीरे डरते हुए गोलू के पास गया। वहां गोलू और उसके ससुर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। गोलू के ससुर गोलू से कह रहे थे कि दामाद जी, क्या आप अपने इस नौकर को 1 महीने के लिए हमारे पास छोड़ सकते हैं? असल में बात यह है कि हम दोनों पति पत्नी को अपने ससुराल जाना है। वहां मेरे साले के बेटे की शादी है। जाने आने और वहां रुकने में ही कम से कम 20 दिन तो लग ही जाएंगे। अब घर में हमारी जवान बेटी अकेली कैसे रहेगी? हम उसे अपने साथ भी ले जाते, पर घर में जो 4-5 गायें हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर आप मान जाए तो इस नौकर को यहीं छोड़ जाए। जब हम शादी से वापस आएंगे तो इसे कुछ पैसे देकर और आदर के साथ आपके घर पहुंचा देंगे। गोलू अभी कुछ सोच ही रहा था कि वह क्या जवाब दे, तभी अर्जुन तपाक से बोल पड़ा। वह बोला कि मालिक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ रह लूंगा। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपनी ससुराल जाइए। जब आप लोग वापस आएंगे तभी मैं घर जाऊंगा। मैं आज से ही यहाँ का सारा काम संभाल लेता हूँ। फिर अर्जुन ने गोलू की तरफ देखते हुए कहा कि मालिक, आप बहू को विदा कराकर ले जाइए। मैं तो 1 महीने बाद अपना हिसाब किताब करके ही आऊंगा। आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, पर जब मैं यहां से वापस जाऊंगा तो आपका भी काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर गोलू के ससुर चौंक गए और बोले कि अरे मूर्ख, ये क्या बक रहा है? काम तमाम कर दूंगा मतलब? अर्जुन ने तुरंत बात घुमाते हुए कहा कि मालिक माफ करना, जुबान फिसल गई थी। मेरा मतलब था कि मैं यहाँ का सारा काम निपटा दूंगा और आपको आराम मिलेगा। ससुर जी बोले कि बेटा, अपनी इस जुबान को काबू में रखना सीखो।
नहीं तो किसी दिन बहुत मार पड़ेगी। इधर गोलू मन ही मन बहुत परेशान था। वह समझ रहा था कि अर्जुन बहुत गुस्से में है, पर वह खुद भी क्या करता। उसे अपनी ससुराल में अपनी इज्जत की चिंता थी। उसे लगा कि अगर वह अभी सच बता देगा कि अर्जुन नौकर नहीं बल्कि उसका दोस्त है, तो उसके ससुर उसे बहुत छोटा समझेंगे और उसकी बेइज्जती होगी। गोलू ने सोचा कि अगर मैं सच नहीं बताता हो तो अर्जुन जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, पर वह डर के मारे चुप ही रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन यहाँ नौकर बनकर रुकने के लिए क्यों तैयार हो गया है। जरूर कोई बड़ा लफड़ा होने वाला है। उसे अपने सास ससुर की बुद्धि पर भी हैरानी हो रही थी कि वे अपनी जवान बेटी को अर्जुन जैसे अनजान आदमी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर जिसे मना करना चाहिए था वही अब नौकर बनने को तैयार बैठा था। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्में पूरी हुई। गोलू अपनी पत्नी को साथ लेकर और ढेर सारा सामान लेकर अपने गांव रामपुर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन गोलू को अकेला देखकर वे थोड़े परेशान हो गए। उसके पिता ने फौरन पूछा कि बेटा गोलू, तुम्हारा जिगरी दोस्त अर्जुन कहाँ रह गया? तुम उसे कहाँ छोड़ आए हो और अकेले क्यों वापस आए हो? आखिर बात क्या हुई है? गोलू ने अपने पिता की बात सुनकर मन ही मन एक कहानी गढ़ ली। वह बोला कि पिताजी, अर्जुन अब भी एक बहुत जरूरी काम में फंस गया है। वह किसी गोल घर के चक्कर में पड़ा है, इसीलिए वह अभी मेरे साथ नहीं आया। उसने कहा है कि वह 20 दिन बाद ही गांव लौटेगा। उसके पिता बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि बेटा, ये गोल घर क्या बला है? हमें भी तो बताओ, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नाम कभी नहीं सुना। गोलू झेप गया, क्योंकि उसने तो यह नाम बस यूं ही बोल दिया था। वह बात को घुमाते हुए बोला कि पिताजी, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है। इसका राज तो अर्जुन ही बताएगा जब वह वापस आएगा। मैंने तो उससे बहुत मिन्नत की कि मेरे साथ घर चलो, पर उसने जिद पकड़ ली कि उसे अभी गोल घर जाना है और मैं बहू को लेकर घर चला जाऊं। गोलू ने इस तरह अपने पिता को झूठ बोलकर टाल दिया। उसे पता था कि अगर उसने सच बताया कि उसने अपने जिगरी दोस्त को ससुराल में नौकर बना दिया है और अपमानित करवाया है, तो उसके पिता उसे जूते से मारेंगे। गांव में अर्जुन की बहुत इज्जत थी और हर कोई जानता था कि वह कितना मेहनती और नेक लड़का है। शाम हुई और पहली बार गोलू ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। पुराने समय में शादी के बाद ही पति पत्नी एक दूसरे को देख पाते थे। जब गोलू ने अपनी पत्नी को देखा तो वह देखता ही रह गया। वह 18 साल की बहुत ही सुंदर लड़की थी। गोलू अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करने लगा और अपनी खुशी में अर्जुन को बिल्कुल भूल गया। उधर अर्जुन उसी गांव में रुक गया था। उसने ठान लिया था कि वह अपना काम इतनी सफाई से करेगा कि किसी को शक न हो। उसने गायों और भैंसों की सेवा बहुत अच्छे से की। वह वक्त पर उन्हें चारा डालता और समय से दूध निकाल लेता। 2 दिन बीत गए और अब गोलू के सास ससुर को अपनी ससुराल जाने की जल्दी थी। चलते वक्त उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा कि बेटा, बड़ी सावधानी से रहना। घर में हमारी जवान बेटी अकेली है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, एक बात याद रखना, हमारी बेटी बहुत ही सख्त है। अगर तुमने काम में कोई लापरवाही की या समय से चारा नहीं डाला तो वह तुम्हें पीट भी सकती है, इसीलिए उसे शिकायत का मौका मत देना। इतना कहकर वे दोनों घर से निकल गए। उनके जाने के बाद अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि इस गांव के लोग भी बड़े अजीब हैं। भला कोई अपनी जवान बेटी को एक अनजान नौकर के भरोसे छोड़कर जाता है? यह तो वही बात हो गई कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए। अब घर के अंदर वह लड़की अकेली थी और दरवाजे पर अर्जुन पहरा दे रहा था। अर्जुन अभी तक बिल्कुल एक ईमानदार नौकर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने उस लड़की से कोई फालतू बात नहीं की थी। वह लड़की सुबह शाम उसे खाना दे देती और अर्जुन चुपचाप खाना खाकर अपनी कोठरी में सो जाता। पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे इस लड़की को अपने वश में किया जाए और इसके परिवार को उनकी असलियत दिखाई जाए। एक दिन की बात है, अर्जुन के गांव का एक आदमी जिसका नाम संजय था, वह उस गांव में गुड़ बेचने आया। वह गलियों में घूम घूम कर आवाज लगा रहा था। अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो गौशाला के पास गोबर उठा रहा था। संजय उसे देखकर दंग रह गया।
वह दौड़कर अर्जुन के पास गया और बोला कि अरे अर्जुन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये नौकरों वाला काम आपके हाथ में कैसे? आपके घर पर आपकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान है और आपका इंतजार कर रही है। अब तो खेती का सीजन भी आ गया है, खेत जोतने का समय है और आप यहाँ इस हाल में छिपे बैठे हो। आखिर मामला क्या है? संजय की बात सुनकर अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत संजय का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला कि काका, थोड़ा धीरे बोलो। अगर यहाँ किसी ने सुन लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं इस वक्त यहाँ कोई मालिक नहीं, बल्कि एक मामूली नौकर हूँ और अभी कुछ दिनों तक मुझे नौकर ही बने रहना है। आप गांव जाकर मेरी माँ से कह देना कि मैं ठीक हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। संजय तो चकित होकर वहां से चला गया, पर घर के अंदर खड़ी वह लड़की खिड़की से यह सब देख और सुन रही थी। उसके मन में हलचल मच गई कि आखिर यह माजरा क्या है। उस वक्त तो वह चुप रही, पर जब शाम को वह अर्जुन के लिए खाना लेकर आई तो उसका बर्ताव बदला हुआ था। उसने थाली नीचे रखी और सीधे अर्जुन की आंखों में देखकर पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मैंने सब सुन लिया है। तुम अमीर घर के लगते हो, फिर यहाँ नौकर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? अर्जुन को लगा कि अब सच बोलने का सही मौका है। उसने बड़े शांत स्वर में कहा कि बस इतना समझ लो कि यह सब तुम्हारे लिए है। जब से तुम्हें देखा है तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसीलिए मैं यहाँ नौकर बनकर रह रहा हूँ ताकि तुम्हारे करीब रह सको। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है। अर्जुन के मन में गोलू के लिए बहुत गुस्सा था, क्योंकि गोलू ने उसे धोखा दिया था और इस लड़की ने भी उसे बहुत भला बुरा कहा था। अर्जुन अब गोलू को सबक सिखाना चाहता था और इस लड़की का घमंड भी तोड़ना चाहता था। उसने अपनी बातों का जाल बुनना शुरू किया। वह बोला कि मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें साथ ली बिना यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी महीने यहां गोबर उठाना पड़े। मेरा सपना है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूं। मेरे पास गोलू जैसा छोटा घर या कम जमीन नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन है और घर भी बहुत बड़ा है। मेरा परिवार भी बहुत छोटा है, बस मैं और मेरी माँ। तुम खुद सोचो कि वहां तुम कितनी खुश रहोगी। अर्जुन की बातें सुनकर लड़की का दिल पसीजने लगा। उसने खुद देखा था कि उसने अर्जुन को कितना अपमानित किया था, उसे पशुओं के बीच सुलाया, पर अर्जुन ने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि अर्जुन सच में बहुत भला और बड़ा आदमी है। वह धीमी आवाज में बोली कि देखो, शादी ब्याह का फैसला तो मेरे माता पिता ही करेंगे। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई पक्का वादा नहीं दे सकती। वैसे तुम इंसान बहुत अच्छे हो और सच कहो तो तुम मुझे भी पसंद आने लगे हो, पर समाज की मर्यादा और लोक लाज का भी तो डर है। अर्जुन समझ गया कि मछली जाल में फंस रही है। वह बोला कि मैंने कब कहा कि तुम मर्यादा तोड़ दो? मैं खुद भी रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जाना चाहता। मैंने तो अपने दिल की बात तभी बताई जब तुमने मुझसे पूछा। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है और यह भी जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी का अंत शादी ही हो। मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं, ये तो भगवान तय करेंगे, पर मैं वादा करता हूं कि आखिरी सांस तक तुमसे प्रेम करता रहूंगा। अर्जुन की यह बातें सुनकर लड़की शर्मा गई और बिना कुछ कहे घर के अंदर भाग गई। पर उसके दिल में अब अर्जुन के नाम की चिंगारी जल चुकी थी। एक दो दिन तो उसने खुद को बहुत समझाया, पर अर्जुन की सादगी और उसका प्यार उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। आखिर में उसके सब्र का बांध टूट गया। एक रात वह खुद बाहर आई और अर्जुन से बोली कि अब मेरा मन आपके बिना कहीं नहीं लगता। यह अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। रात भर मुझे नींद नहीं आती और पूरा घर सोना लगता है। मुझे भी आपसे बहुत गहरा प्रेम हो गया है और अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर आपसे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब से आप बाहर इस टूटी खाट पर नहीं, बल्कि मेरे साथ घर के अंदर ही सोया करो। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। वह बोला कि देखो, मैं तुम्हारे कहने पर मर्यादा की सीमा नहीं लांघ सकता। मैं एक इज्जतदार खानदान का बेटा हूँ और मुझे अपनी और तुम्हारी सादगी और लोक लाज का बहुत ख्याल है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे समाज में सिर नीचा हो। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है
और हम साथ रहना ही चाहते हैं तो हमें पहले मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेनी चाहिए। लड़की को अर्जुन की यह नेक सोच और भी पसंद आई। अगले दिन सुबह सुबह दोनों चुपचाप घर से निकल पड़े। रास्ते में एक पुराना मंदिर मिला जहां दोनों ने सचमुच एक दूसरे के गले में माला डाल दी और शादी कर ली। भगवान का आशीर्वाद लेकर वे वापस घर आ गए। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरा अनुराग था। अर्जुन के मन में जो बदले की भावना थी वह अब प्यार के आगे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब उसे गोलू से बदला लेने का तनिक भी ख्याल नहीं था। वह तो बस अपनी पत्नी के साथ खुश था। शाम हुई तो अर्जुन की पत्नी ने अपनी खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए। उसने रसोई में जी जान लगा दी। जब दोनों साथ बैठकर खाने लगे तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला कि अरे वाह, इतने अच्छे पकवान खाए तो मुझे जाने कितने दिन हो गए। तुमने तो मुझे यहाँ आते ही सूखी रोटियां और चटनी खिला खिलाकर आधा मार ही दिया था। अर्जुन ने यह बात तो बस मजाक में कही थी, पर यह बात उसकी पत्नी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे तुरंत उस दिन का एहसास हुआ जब उसने अपने झूठे घमंड में अर्जुन को नौकर समझकर अपमानित किया था और उसे पशुओं के बीच सोने को कहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी। अर्जुन समझ गया कि प्रेम ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। उसने बड़े प्यार से उसे उठाया, गले से लगाया और चुप कराया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ सुकून की नींद ली। अगले दिन सुबह उठकर दोनों ने आगे की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि जिस दिन लड़की के माता पिता वापस आने वाले होंगे उसी दिन वे वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने सोचा कि भागने की क्या जरूरत है, आराम से पैदल चलते हुए अर्जुन के गांव रामपुर चलेंगे। बाद में सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में तो माता पिता गुस्सा करते हैं, पर समय के साथ वे भी अपनी औलाद की खुशी को मान लेते हैं। धीरे धीरे 20 दिन का वक्त बीतने को आया। अर्जुन की पत्नी अब थोड़ी घबराने लगी थी। उसे उदास देखकर अर्जुन ने पूछा कि श्रीमती जी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? पत्नी बोली कि कल माँ और बापू वापस आने वाले हैं और आप पूछते हैं कि मैं क्यों व्याकुल हूं। आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया और बोला कि तुम बेकार की चिंता मत करो। कल हम बिल्कुल चौकन्ने रहेंगे और बाहर नजर जमाए रखेंगे। जैसे ही तुम्हारे माता पिता दूर से आते दिखाई देंगे हम पिछले दरवाजे से निकल लेंगे। तुम बस अपना जरूरी सामान बांध लो और निश्चिंत रहो। अगले दिन दोपहर का वक्त था जब दूर से लड़की के माता पिता आते दिखाई दिए। जैसे ही अर्जुन ने उन्हें देखा उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वे दोनों पीछे के रास्ते से गांव की पगडंडी पकड़कर निकल लिए। लड़की के पिता की नजर दूर से उन दोनों पर पड़ गई। उसने देखा कि उसकी बेटी उस नौकर का हाथ थामे तेजी से भाग रही है। यह देखकर लड़की का पिता दंग रह गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया कि अरे, ये क्या अनर्थ हो रहा है? मेरी बेटी एक मामूली नौकर के साथ भाग रही है, मेरी तो पूरे समाज में नाक कट जाएगी। वह बदहवास होकर उन दोनों के पीछे दौड़ने लगा। अर्जुन और उसकी पत्नी तेजी से कदमों से आगे बढ़ते रहे। वे भागते भागते आखिरकार अपने गांव रामपुर की सीमा में पहुंच गए और सीधे अर्जुन के घर की तरफ मुड़ गए। लड़की का पिता भी उनके पीछे पीछे हांफता हुआ रामपुर पहुंच गया। अर्जुन की मां ने जब अपने बेटे को एक अनजान लड़की के साथ घर आते देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसे लगा कि अर्जुन किसी मुसीबत में फंस गया है या कोई गलत काम करके भागा है। लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाकर सारी बात बताई कि उन दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया है और वे अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जब माँ को पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने खुशी खुशी अपनी बहू का घर में स्वागत किया और उसे गृह प्रवेश कराकर अंदर ले गई। अभी वे अंदर गए ही थे कि पीछे से लड़की का पिता भी हांफता हुआ वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि घर में कोई है क्या? अर्जुन की मां बाहर आई और उसने बड़े शांत मन से पूछा कि जी कहिए, आपको किससे मिलना है? लड़की का पिता चिल्लाकर बोला कि मुझे किसी से मिलना नहीं है। मेरा नौकर मेरी बेटी को लेकर भागा है और वह इसी तरफ आया है। क्या आपने उसे यहां देखा है? बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से काम लिया और कहा कि भाई साहब, मैंने यहां से किसी को भागते हुए नहीं देखा।
आप शायद गलत जगह आ गए हैं, कहीं और जाकर पता कीजिए। लड़की का पिता परेशान होकर वहां से निकल गया। वह सीधा गोलू के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह आगा बबूला हो गया और गोलू पर बरस पड़ा। उसने कहा कि दामाद जी, आपने ये कैसा नौकर मुझे दिया था? वह तो मेरी बेटी को ही लेकर भाग गया। ये सुनते ही गोलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आया कि अर्जुन ने वहां रुकने की जिद क्यों की थी और वह काम तमाम करने वाली बात का असली मतलब क्या था। गोलू के पिता भी पास ही खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की और बोले कि समधी जी, आप पहले बैठिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। लड़की का पिता और भी भड़क गया और बोला कि गजब आदमी है आप भाई साहब। यहां मेरी जवान बेटी घर छोड़कर भाग गई है और आपको जलपान की सोच रही है। आप बस मुझे उस नौकर के घर ले चलिए, आज तो मैं उसका कचूमर निकाल दूंगा। अगर मुझे पहले पता होता कि वह इतना बड़ा धोखेबाज है तो मैं उसे पहले दिन ही धक्के मारकर निकाल देता। गोलू ने देखा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो उसने हिम्मत जुटाई और सच बोलने का फैसला किया। गोलू बोला कि ससुर जी, आप पहले शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। असल में जिसे आप नौकर समझ रहे थे वह कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा सबसे पक्का दोस्त अर्जुन था। वह कोई गरीब या मामूली आदमी नहीं है। उसके पास अपनी बहुत सारी जमीन और जायदाद है। आपकी बेटी वहां किसी नौकरानी की तरह नहीं बल्कि रानी बनकर रहेगी और वह उसे जबरदस्ती उठाकर नहीं लाया है। आपकी बेटी ने खुद उसे पसंद किया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना अच्छा और नेक पति मिला है। आप मेरे साथ चलिए, मैं उन दोनों से आपको मिलवाता हूं। गोलू अपने ससुर को लेकर अर्जुन के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई कि अर्जुन भाई, क्या घर पर हो? अंदर से अर्जुन की मां बाहर आई और फिर से वही बात दोहराई कि बेटा, अर्जुन तो यहां नहीं है, वह तो किसी दूसरे शहर गया है और उसे गए हुए 20 दिन हो गए हैं। गोलू मुस्कुराया और बोला कि मां, अब इस उम्र में क्यों झूठ बोल रही हो? हम सब जानते हैं कि अर्जुन यही है। तुम फालतू में परेशान हो रही हो। अर्जुन जिस लड़की को ब्याह कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी साली है। अब कोई डर की बात नहीं है, हमें उनसे मिलने दो। गोलू की बात सुनकर मां ने दरवाजा खोल दिया और वह पिता अपनी बेटी और नए दामाद से मिला। जब उस पिता को पता चला कि अर्जुन कोई मामूली नौकर नहीं है बल्कि एक अच्छे खासे खाते पीते और जमीन वाले परिवार का इकलौता बेटा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई और उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी पर इस बात का मलाल था कि उसने कम से कम एक बार अपने माता पिता को बताया क्यों नहीं। वह बड़े दुखी मन से बोला कि बेटी, अगर तुम्हें यह लड़का पसंद था तो हमसे इजाजत तो ली होती। हम तुम्हारी खुशी के दुश्मन थोड़े ही थे। हम तुम्हारी शादी पूरे गांव के सामने धूमधाम से करवाते। आखिर तुम मेरी आखिरी बेटी हो। मेरा सपना था कि तुम्हारी शादी बहुत बड़े स्तर पर करूं। तभी गोलू बीच में बोल पड़ा और अपने ससुर को समझाते हुए कहा कि ससुर जी, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। इन दोनों की शादी आप दोबारा से धूमधाम से और पूरे रीति रिवाज के साथ करवाइए। इससे आपकी लालसा भी पूरी हो जाएगी और समाज के बीच इनका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। फिर किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। लड़की के पिता को गोलू की बात सही लगी। उन्होंने अर्जुन की मां की तरफ देखा और पूछा कि समधन जी, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहती हैं? अर्जुन की मां ने हाथ जोड़कर बड़े प्यार से कहा कि समधी जी, अब तो ये दोनों आपकी ही संतान है। आप जैसा ठीक समझें वैसा कीजिए। अगर मेरे बच्चे खुश रहेंगे तो मैं भी बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद लड़की के पिता ने तुरंत अगले ही दिन का शुभ मुहूर्त निकलवाया और खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए ताकि शादी की तैयारी कर सकें। जब वह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी पहले से ही बहुत परेशान और गुस्से में थी। उसने देखते ही पूछा कि अरे, आप बेटी को कहाँ छोड़ आए? पूरे गांव में थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी घर के नौकर के साथ भाग गई है। आपने हमारी नाक कटवा दी और आप खाली हाथ वापस आ गए। लड़की का पिता मुस्कुराया और बोला कि तुम बेकार की चिंता छोड़ो और कल की तैयारी करो। कल हमारी बेटी की शादी है और ऐसी शादी होगी जैसी आज तक इस गांव में किसी ने देखी नहीं होगी। यह सुनकर लड़की की मां को लगा
कि शायद उसके पति का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वह बोली कि क्या बेटी के जाने के गम में आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? भला कोई अपनी बेटी का ब्याह किसी नौकर से करता है और आप जश्न मनाने की बात कर रही हैं? तब लड़की के पिता ने उसे शांति से बिठाया और पूरी बात बताई कि कैसे वह लड़का असल में गोलू का जिगरी दोस्त है और बहुत बड़े घर का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मां का मन शांत हुआ और वह भी तैयारियों में जुट गई। अगले दिन अर्जुन का विवाह पूरे विधि विधान और शान और शौकत के साथ संपन्न हुआ। लड़की के पिता ने दिल खोलकर खर्च किया। सचमुच पूरे इलाके में चर्चा होने लगी कि शादी हो तो ऐसी हो। गांव के जो लोग बुराई कर रहे थे वे भी अब तारीफें करते नहीं थक रहे थे। शादी के बाद अर्जुन अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर रामपुर आ गया। घर पहुंचने के बाद गोलू ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला कि भाई अर्जुन, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी झूठी इज्जत के चक्कर में तुझे नीचा दिखाया और तुझे नौकर बनने दिया। अर्जुन हंसा और गोलू के गले लग गया। वह बोला कि भाई, तूने जो गलती की थी उसका फल देख, भगवान ने मुझे कितना अच्छा दिया है। देख ले, तेरी पत्नी से भी सुंदर मेरी पत्नी है। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और उनकी पुरानी अनबन हमेशा के लिए खत्म हो गई। अर्जुन की मां अपनी सुंदर बहू और अपने बेटे की खुशी देखकर निहाल हो गई। पूरा गांव उनकी दोस्ती और इस अनोखी शादी की मिसाल देने लगा।